अब हम करते हैं रिवीजन करते हैं हम सेबी का, ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। अब ब्रीफली द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग सेबी, तो ये तो ब्रेन ही दो कि पर्पस क्या है सेबी इस्टेब्लिश करने का, ठीक है। ठीक है, तो हर जगह ऐसा रहता है कि टू प्रोटेक्ट प्रमोट एंड रेगुलेट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट प्रमोट रेगुलेट। तो देखो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, देखो पार्टीज आप पहले देखो कौन कौन सी पार्टीज होती है सेबी के अंदर। अगर हम पार्टीज़ की बात करें, राइट, अगर हम पार्टीज़ की बात करें तो देखो 1 सेकेंड मैं आपको बताऊं तो पार्टीज अभी अपन जो है देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो सेबी का जो प्रीएम्बल है, ये एक्ट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड। अभी क्या करता है, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। देखो, प्रोटेक्ट प्रमोट रेगुलेट, आप मार्केट को रेगुलेट कर सकते हो, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप मार्केट को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। टू प्रोटेक्ट प्रमोट रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, तो प्रोटेक्ट वही प्रोटेक्ट प्रमोट, आप मार्केट को जो है प्रोटेक्ट प्रमोट रेगुलेट आप डेवलप कर सकते हो। तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, रेगुलेट, प्रमोट, डेवलप, तो ऐसा हो गया PPRD हो गया। और जो है फेयर डीलिंग में जो है प्रमोट कर सकते हो, तो प्रोटेक्ट प्रमोट रेगुलेट, तो प्रमोट कर सकते हो मार्केट को, इनफैक्ट जो आप प्रमोट जो है फेयर डीलिंग को कर सकते हो। तो अपन ने क्या करा कि सेबी के अंदर जो पार्टीज होती है, ठीक है, तो सेबी, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरी, ठीक है, बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, और यही सब चीज़ें हैं कि उनको प्रोटेक्ट प्रमोट रेगुलेट करना है। इससे ये हमारा एक मार्केट बनता है और जो है इनको हम रेगुलेट, प्रमोट और डेवलप करते हैं। फेयर डीलिंग जो है हम फेयर डीलिंग हम प्रमोट करते हैं। तो ये सब है, ठीक है, सेबी एक्ट का यही पर्पस है, ठीक है। अगर हम बात करें तो चेयरमैन की, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो अब समझो क्या लिखा हुआ है, ऑन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 साल की एज हो गई 31 मार्च 2017 में, जैन जो है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से रिटायर हो गया, 1 अप्रैल को जो है अपॉइंट करा है चेयरमैन। तो देखो, कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर, जैन रिटायर फ्रॉम द प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी, और 1 अप्रैल को अपॉइंट हुआ है चेयरमैन ऑफ सेबी फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। अब मुझे बताओ, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेबी एक्ट क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है? तो वो उसको अपॉइंट किया गया है। अब मुझे बताओ, अंडर द प्रोविजंस क्या उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं ऑन द सेम पोस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल टेन्योर? 3 साल के बाद क्या उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? ऑल्सो सेड वेदर इट कुड बी अपॉइंटेड फॉर हिम, वेदर इट कुड बी पॉसिबल फॉर हिम टू रिलिंक्विश द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी। क्या एक्सपायरी के पहले वो रिलिंक्विश कर सकता है क्या? तो 3 चीज़ें, प्रोफेसर है वो 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ है, तो 60 ईयर्स एज है, 60 ईयर्स ऑफ एज है, 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ है। अब मुझे बताओ, क्या उसको फर्दर रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? ठीक है, और रीअपॉइंट और क्या उसको अगर रिलिंक्विश करना हो तो रिलिंक्विश कर सकता है क्या? तो क्या बोला है कि सेक्शन 5 ऑफ सेबी एक्ट, सेक्शन 5 पे ध्यान दो, क्या लिखा है, चेयरमैन 3 साल तक के लिए होल्ड कर सकता है, ठीक है, 3 ईयर और 65 एज, ठीक है, और रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। तो जब 60 साल की एज थी, 3 साल के लिए करा है, तो रीअपॉइंट कर सकते हैं ना, बट ओनली अप टू 65 ईयर्स। और चेयरमैन के पास राइट है कि वो अपने ऑफिस को रिलिंक्विश कर सकता है। तो बाकायदा चेयरमैन के पास जो है राइट है कि अपने ऑफिस को रिलिंक्विश कर सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर बाय गिविंग नोटिस। बस ये है कि रिलिंक्विश कर सकता है, 3 मंथ नोटिस देना पड़ेगा। तो ये जो नोटिस है वो नोटिस किसको देना पड़ेगा? इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट देना पड़ेगा अगर रिलिंक्विश करना हो तो। अपन ने क्या देखा, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें चेयरपर्सन के रिस्पेक्ट पे, चेयरमैन, ठीक है, चेयरपर्सन या हम बोल सकते हैं चेयरमैन, ठीक है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि अगर हम देखें कि 3 ईयर 65 3 ईयर का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ में होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 65, ठीक है। तो और अगर रही बात है रिलिंक्विश की, तो अगर रिलिंक्विश करना है, ठीक है, रिलिंक्विश कर रहा है तो 3 मंथ नोटिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 3 महीने का नोटिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। चलो ये अपन ने बात करी, चलो ये चेयरमैन की बात करी। अब ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट हैव एलिज्ड दैट एम जो है मेंबर ऑफ सेबी, उसका पिक्यूलियरी इंटरेस्ट है कुछ केसेस में दैट कम अप बिफोर द बोर्ड। तो ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट ने एलिज करा कि जो मेंबर है ना सेबी का, उसको उसका पिक्यूलियरी इंटरेस्ट है इन सम केसेस जो कम अप बिफोर द बोर्ड, एंड
that he misuse his position and that he misuse his position and therefore he should be removed. तो अपनी पोजीशन को मिसयूज करेगा, उसने अपनी पोजीशन को मिसयूज करा है, उसको रिमूव करो फ्रॉम ऑफिस. कंप्लेनेंट सीक योर एडवाइस. एक और क्वेश्चन था कि जो मॉरल है, मेंबर ऑफ सेबी है, वॉज इंगेज इन द कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरी वॉज इंगेज इन कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज. तो वो इंगेज किस में है? इन कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज. तो वो जो सेबी का मेंबर है ना, वो किस में इंगेज है? इंक्वायरी कंडक्ट करने में. वो इंगेज इन कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज. ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट्स सस्पेक्टेड दैट मॉरल हैव टेकन ब्राइब फॉर कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी. तो ग्रुप ऑफ मेंबर को लग रहा है कि मॉरल ने जो है ब्राइब लिया है फॉर कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. देयरफॉर ही शुड बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस. तो क्या है? मॉरल जो सेबी का मेंबर है वॉज इंगेज इन कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज. वो इंगेज है, ठीक है, इन कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरीज. कंप्लेनेंट क्या बोलते हैं कि उसने ब्राइब ली है फॉर कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. देयरफॉर, ठीक है, therefore he should be removed from the office. Examine with reference to SEBI Act the rationality of complaints. तो सिंपल सी बात क्या है कि ये रिमूवल की बात कर रहा है, रिलिंक्विश की बात नहीं कर रहा है, ये रिमूवल की बात कर रहा है. ठीक है, 1 सेकेंड. तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर तो है कि वो रिमूव कर सकता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर टू रिमूव द मेंबर अपॉइंटेड टू द बोर्ड. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो मेंबर को रिमूव कर सकता है. चेयरपर्सन को रिलिंक्विश करना है तो उसको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा. मेंबर की बात कर रहे हैं तो मेंबर को भी अगर रिमूव होना है तो मेंबर को रिमूव भी जो है पर्सन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है. बस इसके पहले अगर हम बात करें सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन की, अभी अब हम रिमूवल ऑफ मेंबर की बात करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें चेयरपर्सन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. 2 मेंबर होते हैं, ठीक है, अमंग्स द ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लोग रहते हैं. एक मेंबर जो है आरबीआई का रहता है. तो 3 मेंबर है, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के रहते हैं और एक आरबीआई की मिनिस्ट्री का रहता है. ठीक है, और 5 मेंबर है जिसमें 3 जो है होल टाइम मेंबर होते हैं. ये है कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करें तो इस तरीके से चीज़ें रहती है. ठीक है, तो चेयरपर्सन रहता है और चेयरमैन जो है वो क्या करेगा? सुधीर करेगा. सुप्रिटेंडेंट, डायरेक्शन, रेगुलेट, तो वो सुधीर करता है. सुधीर मतलब कि सुप्रिटेंडेंट. क्या लिखा हुआ है? वो पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन द अफेयर्स ऑफ द सेबी. तो क्या है? चेयरपर्सन सेबी का है वो, तो सुप्रिटेंडेंट करेगा, डायरेक्ट करेगा, सुप्रिटेंडेंट डायरेक्ट. ठीक है, तो सुप्रिटेंडेंस करेगा डायरेक्ट द अफेयर्स ऑफ द सेबी अगर हम बात करें तो. ठीक है, अब अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी एंड द मेंबर भी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड तो जो अगर अपॉइंट की बात करें तो अपॉइंट भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इनका अपॉइंटमेंट. ठीक है, और मेंबर में भी यही है कि मेंबर शेल बी हैविंग अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी. ठीक है, आईएएस होना चाहिए मेंबर. ठीक है, तो मेंबर में अपन ने क्या पढ़ा था? इंटीग्रिटी, IAS. ठीक है, पर्सन हैविंग इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एबिलिटी. ठीक है, तो पर्सन हैविंग इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडिंग टू शो द कैपेसिटी एंड स्टैंडिंग हैविंग द कैपेसिटी टू डील विद द प्रॉब्लम. ठीक है, और हैविंग नॉलेज, IAS या नॉलेज. ठीक है, स्पेशल नॉलेज हो या तो IAS हो. ठीक है, IAS है इंटीग्रिटी, एबिलिटी, स्टैंडिंग टू कैपेसिटी टू डील विद द प्रॉब्लम्स. ठीक है, और नॉलेज हो. टर्म की बात करें तो चेयरमैन, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो 5 गवर्नमेंट मेंबर है, तो अगर हम बात करें क्या लिखा हुआ है? चेयरमैन होल टाइम मेंबर्स जो है उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. शेल बी पर्सन हु डज नॉट हैव एनी सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट. चेयरपर्सन होल टाइम मेंबर सबके सब जो है होल्ड ऑफिस कर सकते हैं 5 साल तक. ठीक है, 5 ईयर्स तक चेयरमैन और होल टाइम मेंबर दोनों होल्ड ऑफिस कर सकते हैं 5 साल तक. 5 साल तक होल्ड ऑफिस कर सकते हैं. विल नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कोई सा भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, नॉट हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट दिस प्रीजुडिशियली अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर. तो कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं चेयरपर्सन मेंबर उनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है,
अब यही है कि हैविंग अ राइट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन और एनी ऑफ द 5, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करते हैं उनके पास राइट भी है टर्मिनेट करने का, ठीक है। अपॉइंट भी यही करते हैं, टर्मिनेट बाय भी यही करते हैं, टर्मिनेट भी जो है वो यही करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बट टर्मिनेट करने से पहले, ठीक है, टर्मिनेट करने से पहले एट एनी टाइम बिफोर द ऑफिस ऑफ, ठीक है, बाय गिविंग हिम एटलीस्ट 3 मंथ नोटिस और 3 मंथ सैलरी इन लीव देयर ऑफ, ठीक है। तो टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है, 3 मंथ नोटिस है, 3 मंथ सैलरी देके। तो क्या बोला है कि 3 मंथ का नोटिस दो, ठीक है, क्या बोला है 3 मंथ का नोटिस दो और 3 मंथ की सैलरी, या तो 3 महीने की सैलरी एडवांस दो, ठीक है, 3 मंथ नोटिस इन राइटिंग और 3 मंथ की सैलरी दो, ठीक है। और चेयरमैन एज द केस में हैव राइट टू रिलिंक्विश, वो रिलिंक्विश भी कर सकते हैं, मेंबर को भी रिलिंक्विश का राइट है, तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं उनके पास भी, ठीक है, राइट टू टर्मिनेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिलिंक्विश करना है तो वही है 3 मंथ नोटिस है। अब रिलिंक्विश मतलब वो खुद जा रहा है, तो 3 महीना का नोटिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 3 मंथ नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। ये है अपना रिलिंक्विश के रिस्पेक्ट में, ये हमने बात कर ली, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ मेंबर, तो टर्मिनेट हो गया, रिमूवल हो गया, ठीक है ना। अब रिमूवल मतलब टर्मिनेट मतलब रिमूवल ही होता है, तो एज पर सेक्शन 6, ठीक है। अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ मेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव मेंबर, ओके। टर्मिनेट, अच्छा टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी टाइम, टर्मिनेट किसी भी रीज़न से कर सकते हैं बिफोर, बस वो 3 महीने का जो है आपको नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है ना, दैट टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ चेयरपर्सन एंड एनी ऑफ द 5 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट एनी टाइम बिफोर द पीरियड ऑफ ऑफिस, पीरियड ऑफ ऑफिस के एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, तो टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है, एंड एनी ऑफ द 5 मेंबर अपॉइंटेड बाय द पर्सन, ठीक है। टर्मिनेट कर सकते हैं, रिलिंक्विश कर सकते हैं, TR कर लिया। और अभी अपन ने क्या बोला, रिमूव, तो रिलिंक्विश कर लिया और अपन रिमूव की बात करें, अगर रिमूव करना है तो, ठीक है, तो अपॉइंट की बात कर ली, टर्मिनेट की बात कर ली, रिलिंक्विश की बात कर ली, और हम रिमूव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं ना, अपॉइंट हो सकता है और रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। 5 ईयर और 65 ईयर की एज अपन ने देख ली है, ठीक है, चेयरपर्सन की, और चेयरपर्सन शायद मेंबर की भी यही है, अपन ने जो बात करी थी, चेयरपर्सन ने होल टाइम मेंबर, ठीक है, मेंबर भी अगर होल टाइम वाले मेंबर इनकी भी यही है, ठीक है। जो भी हो, तो इसमें अगर हम रिमूव की बात करें तो एट एनी टाइम, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं जब एडजुडिकेट एज इंसॉल्वेंट, ठीक है, इफ इट इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो इंसॉल्वेंट तो पगली जो मैंने बोला था, अनसाउंड माइंड इंसॉल्वेंट, ठीक है, तो पगली से तो अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और कन्विक्टेड बाय ऑफेंस, ओ पगली ऑफेंस हो गया, ठीक है, ऑफेंस हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक है। इन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही एब्यूज हिज पोजीशन, ठीक है, उसने एब्यूज करी अपनी पोजीशन, ठीक है, उसने एब्यूज करी अपनी पोजीशन सो एज टू रेंडर टू कंटिन्यू ऑफेंस डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, अपनी पोजीशन को वो अब्यूज करी है और डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, अगर कंटिन्यू हुआ तो डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट है। और पॉइंट 4 के अंदर अगर भैया ओपिनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उसने अपनी पोजीशन को अब्यूज करा है, एब्यूज हिज पोजीशन, ठीक है, उसका जो पोजीशन थी उसने अपनी पोजीशन को अब्यूज करा है और कंटिन्यूएशन अब डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, राइट। फिर अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, जेड जो है सेबी का ही मेंबर है, चलो देखते हैं। जेड मेंबर ऑफ सेबी ड्यू टू हिज सर्विस ड्यू टू सिवियर एक्सीडेंट वॉज इन फाइनेंशियल डेप्ट में हो गया, एंड ही वॉज डिरेंज्ड एंड वॉज इन मेंटल स्ट्रेस में है। दिस अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट एलिज दैट जेड इज नॉट नॉर्मल इन हिज बिहेवियर, रेंडरिंग हिज सर्विसेज मे बी डेट्रीमेंटल। अगर वो सर्विस देगा तो डेट्रीमेंटल है टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, वो डेट्रीमेंटल है क्योंकि वैसे भी उसका स्ट्रेस है, वो काम नहीं कर पा रहा है, डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, सो उसको रिमूव कर देना चाहिए। एडवाइस इन गिवन सिचुएशन, मेंटेन एबिलिटी ऑफ अ कंप्लेंट, मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अफेक्ट हो रही है, दैट नॉर्मल नहीं है, एंड उसकी रेंडरिंग सर्विस डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है। तो अब मुझे बताओ, ये एब्यूज इस पोजीशन में थोड़ी ना जाएगा। अगर हम बात करें 4 चीज़ देती है, ओ पगली ऑफेंस, ठीक है, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कन्विक्टेड बाय कोर्ट,
फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिडिटी, पब्लिक में इंसॉल्वेंट है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है। और भाई डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट तब देखते हैं जब उसने पोजीशन को अभी अफेक्ट करा हो। इधर तो जो है डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट, ये अनसाउंड माइंड की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि ये इसको मेंटल स्ट्रेस से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मुझे बताओ कि दिस और मे बी अनफेवरेबल टू पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मे रिमूव आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अभी अपन ने क्या बोला कि यार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तब देते हैं जब उसने अपनी पोजीशन को एब्यूज़ कराए। अगर उसने अपनी पोजीशन को एब्यूज़ कराया, बाकी केस में तो अपन ने पढ़ा नहीं था, तो इधर अपन देखते क्या लिखा हुआ है। से भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है, को पगड़ी में इंसॉल्वेंट है, अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड कौन डिक्लेयर करेगा, ठीक है। अनसाउंड माइंड अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर करा है, ठीक है, अनसाउंड माइंड कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर करा है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देना का। जब कोर्ट नहीं बोल दिया तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देंगे, ठीक है। तो समझो अनसाउंड माइंड अगर कोर्ट ने बोला है तो नहीं देने का, अदरवाइज तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगी ना, ठीक है। तो इधर क्या बोला है कि ठीक है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ठीक है, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व ऑफ मॉरल टर्पिडिटी, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अपनी पोजीशन को एब्यूज़ कराया है, उसका कंटिन्यूएंस, ठीक है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है। अब इन द इंस्टेंट ग्रुप ऑफ केस है, मेंटल डिस्ट्रेस है, ठीक है, अनफेवरेबल है, रिमूव कर देना चाहिए, मे बी रिमूव्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। पर हाँ, कोर्ट कन्विक्ट करता तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे सकते थे, ठीक है। कंप्लेन करी है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, कोर्ट थोड़ी ना बोला है, ठीक है। तो ये है, चलो ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि सेबी हैज अंडरटेकन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स। अभी इंस्पेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि सेबी हैज अंडरटेकन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो अंडरटेकन इंस्पेक्शन स्पेसिफाई द मेजर विच मे बी टेकन बाय सेबी अंडर द सेबी एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो सेबी ने अगर अंडरटेक करा है इंस्पेक्शन, ठीक है, लिस्टेड कंपनी का, सेबी ने बोला इंस्पेक्शन करने का, तो क्या मेजर जो है, मेजर जो सेबी ले सकता है अंडर सेबी एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, कि हम तो जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं कंपनी का, पर इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड सिक्योरिटी मार्केट ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इंक्वायरी, ठीक है। तो स्पेसिफाई द मेजर अंडर द सेबी एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट ऑन कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी कंप्लीशन के बाद, तो इंक्वायरी कंप्लीशन के बाद मेजर्स की बात आती है, तो 11(4) के पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि कुछ ड्यूटीज़ है, कुछ स्पेशल पावर थी सेबी की, ठीक है। तो नॉर्मल है पावर, सारी स्पेसिफिक पावर्स। इंस्पेक्शन, सबसे पहले इंस्पेक्शन कर सकता है, ये समझो कि इंस्पेक्शन कर सकता है। तो सेबी जो है मे मेक इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जो इंटेंड है। तो लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जो इंटेंड है, तो हम जो है पहले इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो है सेबी जो है इंस्पेक्ट तो कर सकता है, ये तो हमने देखा है अभी 11(2) में। तो इंस्पेक्शन किसका करेगा, अगर इंस्पेक्शन करेगा तो बुक्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, बुक्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, तो बुक्स रजिस्टर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट तो ब्रदर का कर देगा, BRDR, बुक्स रिकॉर्ड रजिस्टर डॉक्यूमेंट। अब उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो इंस्पेक्शन किसका, भाई लिस्टेड कंपनी का इंस्पेक्शन, लिस्टेड कंपनी के। BRDR किसका, लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जो इंटेंड्स टू गेट सिक्योरिटी लिस्टेड। कंडीशन क्या है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट कंपनी इंडल्ज इन इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर फन में अगर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट कंपनी इंगेज इन इनसाइडर फन, तो ठीक है। सेबी की अगर हम बात करें तो लिस्टेड कंपनी या कंपनी इंटेंड टू गेट लिस्टेड, इनके जो है बुक्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्टर, इनको इंस्पेक्ट कर सकता है, राइट। पर इंस्पेक्ट तभी कर सकता है जब उसको रीजन टू बिलीव हो कि कंपनी इंगेज इन इनसाइडर फंड, तो एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए, ठीक है, तब जाके तुम जो है इंस्पेक्ट कर सकते हो। और ये जो है 11(2)A में बोला गया है, ठीक है, 11(2)A में बोला गया है कि तब आप इंस्पेक्ट कर सकते हो जब आपको एक रीज़न टू बिलीव है कि जो कंपनी है वो कंपनी है इंगेज इन इनसाइडर फंड या कंपनी जो इंटेंट टू गेट लिस्टेड है। सिविल कोर्ट के पावर है वो तो
ठीक है, सबको पता है कि 11(3) में बोल के रखा है सिविल कोड के पावर है। अब मेजर्स की बात आती है। अब पावर ऑफ सेबी व्हेन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर। अब सेबी के पास क्या पावर है कि जब व्हेन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर, क्योंकि अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है कि इंस्पेक्शन तो हो गया, हैज़ अंडरटेकन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, इंस्पेक्शन तो उन्होंने कर लिया, हैज़ अंडरटेकन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स of and record of LR Limited. Specify the measure which may be taken by SEBI under the SEBI Act to protect the interest of investor and security market on completion of such inquiry. तो इधर कंप्लीशन बोला है, पर अगर इंस्पेक्शन इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अगर पेंडिंग भी होगी, ठीक है, तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग भी हो गया, कंप्लीट भी हो सकता है, तो ऐसे केस में जो है ये पावर्स मे टेक फॉलोइंग मेजर्स, ठीक है, मे टेक फॉलोइंग मेजर्स, ठीक है। तो रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, तो बोर्ड में बाय ऑर्डर रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर, ठीक है। तो बोर्ड जो है आइदर जो है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या कंप्लीशन पे बोर्ड जो है मेजर्स ले सकता है, ठीक है। तो पेंडिंग हो या, ठीक है, कंप्लीशन हो इन्वेस्टिगेशन का, तो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और पेंडिंग इंक्वायरी, ठीक है, पेंडिंग और कंप्लीशन ऑफ, नाउ ऑन पेंडिंग और कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो भी है, ठीक है, नाउ ऑन पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। तो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है या कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो है ये स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेजर ले सकते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, या मेजर ले रहे हो तो बाकायदा 11(4) का ऑर्डर आएगा और रीज़न भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग। तो किसके इंटरेस्ट की बात करें, वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की बात करें और सिक्योरिटी मार्केट के इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या क्या मेजर्स वो ले सकते हैं, सबसे पहले तो हम मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, अगर हम बात करें ये मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें वापस 11(2) की, तो इंस्पेक्ट तो कर सकता है बुक्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, लिस्टेड कंपनी इंटेंड टू गेट लिस्टेड, बस रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि कंपनी जो है सामने वाली वो इंडल्ज इन इनसाइडर फंड, ठीक है। सिविल कोड पावर है और नाउ ऑन पेंडिंग कंप्लीशन, नाउ ऑन पेंडिंग इंस्पेक्शन इंक्वायरी या कंप्लीशन जो भी है, आप 11(4) का ऑर्डर इशू कर सकते हो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड रीजन्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग। आप क्या कर सकते हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं कि 11(4) की हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, तो पावर ऑफ सेबी है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्ट करना है, पेंडिंग इंक्वायरी हो या कंप्लीशन हो जो भी हो, तो क्या कर सकता है, ठीक है। अगर हम देखें तो सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ द कंपनी, तो क्या बोला है, सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम बात करें, ठीक है, तो कंपनी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि भाई कंपनी की सिक्योरिटी जो है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है, अब कंपनी की इंस्पेक्शन इंक्वायरी चल रही है या पेंडिंग है, तो जो उसकी सिक्योरिटी है उसको सस्पेंड कर दो, ठीक है। तो यही कर के रखा है। अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज इंटरमीडिएट सिक्योरिटीज, तो कंपनी की सिक्योरिटीज़ को जो है सस्पेंड कर दो, ट्रेडिंग। रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट, रिस्ट्रेन द पर्सन, कोई पर्सन जो है सिक्योरिटी मार्केट में एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ को जो है सस्पेंड कर दो। रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एंटर इनटू सिक्योरिटी मार्केट और प्रोहिबिट पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट टू बाय सेल एंड डील इन सिक्योरिटीज। तो कोई नया पर्सन आ नहीं सकता, एक्सेस नहीं कर सकता, और जो पर्सन एसोसिएट है सिक्योरिटी मार्केट से वो बाय सेल और डील नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी हमने सिक्योरिटी और सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी को सस्पेंड कर दिया, कोई पर्सन एंटर नहीं हो सकता, वहाँ के पर्सन अंदर जो है डील नहीं कर सकते। सस्पेंड ऑफिस बियरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो ऑफिस बियरर को जो है स्टॉक एक्सचेंज को ऑफिस बियरर और सेल्फ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो सस्पेंड कर देंगे। तो हमने ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी, रिस्ट्रिक्शन कर दिया, सस्पेंशन ऑफ ऑफिस बियरर और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड ऑफ सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ट्रांजेक्शन जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो पर्टिकुलर वो ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उससे जो प्रोसीड सही है, ठीक है, तो प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज वो जो हमने इम्पाउंड कर दी। तो जो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर रहा था वो तो नहीं कर पाएगा, पर्सन एक्सेस भी नहीं कर सकते, एसोसिएटेड पर्सन डील भी नहीं कर सकते, और रही बात है ऑफिस बियरर, सबको छोड़ दिया, ऑफिस बियरर को भी सस्पेंड कर दिया, सेल्फ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, और साथ ही साथ उस टाइप के जो है सिक्योरिटीज़ जिसको हमने जो है इम्पाउंड कर देंगे,
जो ट्रांजैक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसके रिस्पेक्ट में जो भी प्रोसीड्स है उसको जो हम है इम्पाउंड कर देंगे। तो प्रोसीड्स अगर हम बात करें इम्पाउंड कर देंगे, रिटेन कर देंगे प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन जो है, ट्रांजैक्शन जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटी हो उसको हम इम्पाउंड कर देंगे। रही बात आती है अटैच फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, अटैच फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज बैंक अकाउंट अदर प्रॉपर्टी। तो बाप अगर हम बात करें क्या कर देंगे, अटैचमेंट कर देंगे। अटैचमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज बैंक अकाउंट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमीडियरी पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट, इंटरमीडियरी पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट in any manner involved in violation of any provisions of the act, जो इन्वॉल्व है किसी वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो अटैच कर देंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट एसेट्स और अदर प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंटरमीडियरी या पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, जो इन्वॉल्व है वायलेशन में, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट बोर्ड शैल विद इन 90 डेज। अब देखो ये हमने देखो ये नई चीज़ आई। अगर हम बात करें कि सस्पेंड कर दी ट्रेडिंग, ये पहली चीज़ है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस, आप एक्सेस जो है पर्सन रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते तो सिक्योरिटी मार्केट, एसोसिएट पर्सन डील नहीं कर सकता, ठीक है। ऑफिस बियरर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको सस्पेंड कर दिया, इम्पाउंड कर दिया, रिटेन कर दिया प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटी जो इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो 1 2 3 4 अब आया है अपना 5वां पॉइंट, ये है 5वां पॉइंट। अगर हम बात करें तो 5वां पॉइंट है नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। अटैच कर देंगे 90 डेज के लिए बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमीडियरी पर्सन एसोसिएटेड या पर्सन इन्वॉल्व है इन द कॉन्ट्रामेशन। तो पर्सन एसोसिएट है या पर्सन इन्वॉल्व है कॉन्ट्रामेशन में, इंटरमीडियरी, ठीक है, उसकी जो है बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे, पर बिफोर अटैचमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग कर देंगे, ठीक है। अब जो है साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो अटैचमेंट की हमने बात कर दी 90 डेज के लिए अटैचमेंट कर देंगे पर्सन इंटरमीडियरी पर्सन एसोसिएट, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरमीडियरी या पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट या ठीक है पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट या पर्सन जिन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया है, प्रोवाइडेड दैट बोर्ड शैल विद इन 90 डेज ऑफ द सेड अटैचमेंट, अटैचमेंट करने के 90 डेज में, ठीक है, तो बोर्ड शैल विद इन 90 डेज ऑफ सेड अटैचमेंट ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ द सेड अटैचमेंट, ठीक है, ऑब्टेन कंफर्मेशन आफ्टर अटैचमेंट, ठीक है। तो अटैच कर दिया एंड आफ्टर जो है वो कंफर्मेशन लेंगे अटैचमेंट का स्पेशल कोर्ट से, स्टैब्लिश 26A में है। सच अटैचमेंट कंटिन्यू होगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन टिल द कंक्लूजन, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट बैंक अकाउंट्स प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एंटर्ड देयर इन, तो वही है कि बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन जो भी एंटर्ड देयर इन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ओनली प्रॉपर्टी bank account accounts transaction entered therein so far as it relate to proceeds actually involved, so far as it relate to proceeds actually involved in violation, relates to proceeds actually involved in violation, वो अटैच करेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा इसके पहले, तो अपन ने ये पढ़ा कि भाई बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमीडियरी, बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी इंटरमीडियरी और अदर पर्सन एसोसिएटेड इन सब की जो है अटैच कर देंगे। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि बिफोर जो क्या बोल रहे हैं लास्ट में, प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट जो भी है सो फार एज इट रिलेट टू प्रोसीड्स एक्चुअली इन्वॉल्व, ठीक है, रिलेट्स टू प्रोसीड एक्चुअली इन्वॉल्व, मतलब कि बैंक अकाउंट में भी पूरा बैंक अकाउंट नहीं, रिलेट टू प्रोसीड एक्चुअली इन्वॉल्व जो भी है, रिलेट टू प्रोसीड एक्चुअली इन्वॉल्व वो अटैच कर देंगे। मतलब कि जैसे बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए का आपने ये कॉन्ट्रावेंशन वाला ट्रांजेक्शन करा है, तो 4 लाख रुपए होल्ड करके रहेंगे, अगर 2 लाख का बैलेंस यूज़ करते रहो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो रिलेटेड टू प्रोसीड एक्चुअली इन्वॉल्व इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है, तो रिलेट टू प्रोसीड तो अटैच कर देंगे, ठीक है। तो अटैच रिलेट टू प्रोसीड्स एक्चुअली इन्वॉल्व, फिर डायरेक्ट करेंगे इंटरमीडियरी या पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट को नॉट टू डिस्पोज और एलिमिनेट, तो ठीक है, डायरेक्ट करेंगे इंटरमीडियरी को, साथ ही साथ हम डायरेक्ट भी करेंगे इंटरमीडियरी को कि तुम डिस्पोज नहीं कर सकते, क्या बोला है, डायरेक्ट करेंगे इंटरमीडियरी को कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को अटैच कर दी है, कोई डिस्पोज और एलिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्पोज और एलिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। असेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, असेट, ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये हमने बात करी थी, ठीक है।
तो ये अपना सीन थे और इस तरीके से हमने जो है चीज़ें देखी है। आप बोल सकते हो कि अगर आपको रिकॉल करना है तो देखो फटाफट रिकॉल कर लो, ठीक है। तो रिकॉल में अपन क्या कर रहे हैं कि भाई अपन ने ही पढ़ा था कि सिक्योरिटी को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, सस्पेंड कर दी सिक्योरिटी को, पर्सन को एक्सेस नहीं दे रहे, पर्सन एसोसिएट सिक्योरिटी मार्केट में वाई से डील नहीं कर सकता, सस्पेंड कर दिया। ये अपन ने पूरा डायग्राम बनाया, डायग्राम अपने हिसाब से बना लो, ठीक है, कि सस्पेंड कर दिया ऑफिस बियरर और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भाई अटैच नहीं कर सकते बैंक अकाउंट, अटैच कर देंगे 90 डेज़ के लिए, ठीक है। और 90 डेज़ के लिए अटैच करा, क्या अटैच करा, 90 डेज़ के लिए बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी अटैच करी इंटरमीडिएरी की पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट, उसकी जो है हमने अटैचमेंट कर दी प्रॉपर्टी, ठीक है। और अटैचमेंट भी रिलेट टू प्रॉपर्टी एक्चुअली इन्वॉल्व, तो बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन जो भी है अटैचमेंट जो है रिलेट टू प्रॉपर्टी एक्चुअली इन्वॉल्व, अटैचमेंट रिलेट टू प्रॉपर्टी, अटैचमेंट रिलेट टू प्रॉपर्टी एक्चुअली इन्वॉल्व, अटैचमेंट जो है रिलेट टू प्रॉपर्टी एक्चुअली इन्वॉल्व, ठीक है। तो अटैचमेंट रिलेट टू प्रोसीड्स प्रॉपर्टी एक्चुअली इन्वॉल्व वो अटैच करेंगे। और साथ ही साथ हम जो है अटैचमेंट क्या, कंफर्मेशन ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम स्पेशल कोड, और अटैचमेंट कंटिन्यू रहेगा टिल द कंक्लूजन, ठीक है। अटैचमेंट बकायदा जो है ये हमने बात करी, ठीक है, ये हमने पर्टिकुलर पढ़ा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द पावर ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट टू सीज द रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड अदर इंटरमीडिएरीज एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट। अब क्या बोला है, सीज करना किसके, स्टॉक ब्रोकर के रिकॉर्ड को और इंटरमीडिएरी जो सिक्योरिटी मार्केट में है, ठीक है। अब रही बातें तो हम क्या करते हैं, हम बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी इंटरमीडिएरीज बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करते हैं। अटैचमेंट में से हमने ये पढ़ा था आखिरी में कि प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट्स प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट बैंक और अकाउंट्स और एनी ट्रांजेक्शन इंटर डियरिंग, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट और अकाउंट्स, प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट क्या बोला है, प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट और अकाउंट और एनी ट्रांजेक्शन, प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी और ट्रांजेक्शन जो भी है, ठीक है, रिलेट टू प्रोसीड एक्चुअली इन्वॉल्व, वो हम अटैच करते हैं, ठीक है। इनको तो भैया बुक से सीज करनी है, ठीक है। पावर ऑफ सेबी टू सीज द बुक्स, टू सीज द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर, तो क्या इनके पास पावर है, क्या देखते हैं। चलो 11C की बात कर रहे हैं, ठीक है, 11C की बात कर रहे हैं, देखें कि 11C क्या है, जान सकें। कंडीशन फॉर पास सच ऑर्डर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन्वॉल्व है तो, ठीक है। डिसगॉज अमाउंट जो है, ओके, ये भी है कि डिसगॉज अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा IEPF में, ठीक है। अब ये तो 11C की बात कर रहा है, अब 11C पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है 11C, ओके। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना, जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पावर ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट टू सीज द रिकॉर्ड ऑफ ब्रोकर, कि जो सिक्योरिटी मार्केट है ब्रोकर है उसके रिकॉर्ड सीज करना और अदर इंटरमीडिएरीज उसके रिकॉर्ड जो है सीज करना। तो क्या है सीज के रिस्पेक्ट में, अब 11C ऑफ द सेबी एक्ट 1992 डील्स विद द पावर ऑफ सेबी, तो वो सेबी के पावर से डील करता है। तो 11C की हम बात करें तो 11C क्या बोलता है कि सेबी एक्ट 1992 डील्स विद द पावर ऑफ सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ अ पर्सन, मतलब कि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ अ पर्सन, तो 11C पावर ऑफ सेबी है टू ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ अ पर्सन, तो इन्वेस्टिगेट अफेयर्स ऑफ पर्सन जो है, इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अ पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट। तो देखो सेबी के पास कुछ ग्राउंड्स होते हैं, उस ग्राउंड्स के तहत वो जो है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का अपॉइंट करता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है अफेयर्स ऑफ इंटरमीडिएरी या पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। तो वो ऑर्डर देता है, तो क्या लिखा हुआ है कि डील्स विद द पावर, 11C डील्स विद द पावर ऑफ सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है ऑफ अफेयर्स ऑफ अ पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट बाय पर्सन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अब कौन है, ठीक है, कौन बाय पर्सन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, तो अपॉइंट पर्सन, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अब जो है सीज कर सकता है रिकॉर्ड ऑफ सच पर्सन हुज अफेयर आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, तो उन पर्सन के रिकॉर्ड्स को सीज कर सकता है जिसके रिकॉर्ड जो है इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, ठीक है, बाय फॉलोइंग द बिलो मेंशन प्रोसीजर। अब सीज करना है तो बिलो मेंशन प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी सीजर के लिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, तो एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट को, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट और जज और सच डेजिग्नेटेड कोर्ट,
तो आप पहले एप्लीकेशन दोगे मजिस्ट्रेट को, ठीक है, जज को ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट जो भी है, जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट, फॉर एन ऑर्डर फॉर सीजर, कि भैया आप सीजर ऑर्डर पास कर दो, बुक्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट ब्रदर का सीजर ऑर्डर जो है पास कर दो। इफ़ ही हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट बुक्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है रिलेटिंग टू इंटरमीडियरी और पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट इन एनी मैनर, वो सैड एफएम हो जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, तो देखो सीज करना है तो सीज के तरीके होते हैं, ठीक है, सीज के तरीके होते हैं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन दोगे, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ऐसे थोड़ा सीज कर लेगा, अब वो एप्लीकेशन देगा मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी, सामने वाले ने बाकायदा जो है सीजर ऑर्डर दिया। अब जो है उसको जब ये तभी दे सकता है जब रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि BRDR जो है वो सैड एफएम हो जाएगा, लाइकली टू बी सैड एफएम, देन वो ऑर्डर वो एप्लीकेशन देगा। तो एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। तो ठीक है, तो एप्लीकेशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन किसको देंगे, मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ डेजिग्नेटेड, मजिस्ट्रेट या जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है वो ऑर्डर देंगे, ठीक है, एप्लीकेशन देंगे और इनकी तरफ से ऑर्डर आएगा, और जो ऑर्डर है फिर जो है वो बाकायदा सीज करेंगे, ऑर्डर के बाद जो है सीज करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें कि असिस्टेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में रिक्विजिट द सर्विस ऑफ पुलिस ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू इम्पाउंड द डॉक्यूमेंट। तो असिस्टेंस आ गया तो असिस्टेंस दे सकते हैं, इट शैल बी द ड्यूटी की कंप्लाई विद द रिक्विजिशन। अब बात यह है कि ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन हियरिंग, ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर देता है, ठीक है, ऑर्डर देता है टू इंटरसर्जेंसीज, ये है इसका ऑर्डर देता है मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ऑर्डर क्या देता है, वो इंटरसर्जेंसीज का, ठीक है, वो कंसीडर करता है एप्लीकेशन को और इंटरसर्जेंसीज के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देता है, सिंपल सी बात है। पीरियड द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी शैल कीप इन कस्टडी, ठीक है, अब वो सीज कर लेगा। और पीरियड क्या रहेगा, अगर हम पीरियड की बात करें, टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये रहेगा, ठीक है, टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इट, ठीक है, कंसिडर नेसेसरी एंड इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट और जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट ऑफ रिटर्न, ठीक है, क्या बोल के रखा है, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कीप इन हिज कस्टडी द बुक्स एक्सेप्ट फॉर सच पीरियड नॉट लेटर देन कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज इट कंसर्न नेसेसरी एंड इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट एंड जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट ऑफ सच रिटर्न इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे बिफोर सच बुक्स बिफोर रिटर्निंग सच बुक्स प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। और इम्पाउंडिंग अगर हम बात करें तो कस्टडी जो है अप टू द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेबी के पास पावर तो है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो जो है सेबी के पास अपने पढ़ा था पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है, ठीक है। अपने क्या पढ़ा कि अगर हम देखें तो सेबी ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन का बोल सकता है, इनका इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो सीज भी तो कर सकती है, इन्वेस्टिगेट अफेयर्स, इन्वेस्टिगेट करेगी अफेयर्स और सीज करेगी, मैं सीज द रिकॉर्ड, ठीक है। पर ये फॉलोइंग प्रोसीजर रहेगी उसकी। अब हम पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। इन फॉलोइंग केसेस सेबी अपॉइंट कर सकता है किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ ए इंटरमीडिएरी या पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट। कंपनी की बात नहीं कर रहा है, ये इंटरमीडिएरी या पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर्स और ऑफिसर और एम्प्लॉय जो भी है, एमडी मैनेजर, एमडी, डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और एवरी इंटरमीडिएरी शैल बी ड्यूली बाउंड। अब इनकी ड्यूटी हो जाती है ना, ये तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो इनके पास तो ठीक है, ये तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है जो अपन बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में, तो इन्वेस्टिगेट तभी कर सकते हैं जब सेबी को रीज़न टू बिलीव हो कि ट्रांजैक्शन जो है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर है। देखो तीन चीज़ें, PIS, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर है, इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट है, ये अपन ने पढ़ लिया। या ट्रांजैक्शन इन कॉन्ट्रावेंशन है, ट्रांजैक्शन डेट्रीमेंटल है, ट्रांजैक्शन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ARR है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो इन्वेस्टिगेशन का बोलते हैं। ड्यूटी है, सामने वाले की ड्यूटी है कि उसको परफॉर्म करना, ड्यूटी है कि एग्जीक्यूट करना। अगर हम बात करें तो इसकी ड्यूटी बनती है सामने वाले की, ठीक है, सामने वाले की ड्यूटी बन जाती है, ठीक है। अब जो है सामने वाले की ड्यूटी बन गई। अब पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी टू रिटेन करना, बुक्स को रिटेन कर सकता है, ठीक है।
अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे कीप इन कस्टडी बुक्स, रजिस्टर, रिकॉर्ड, अदर डॉक्यूमेंट फॉर 6 मंथ। देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी रिटर्न कर देगा सेम। तो वो रिटेन तो जो है रिटेन कर सकता है BRDR 6 महीने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान। और जब उसको लग रहा है कि वो सैड एफएम हो जाएगा तो सीजर ऑर्डर में टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिटेन कर सकता है बुक्स को, शेल रिटर्न द सेम, ठीक है। मैं अगेन कॉल फॉर सच बुक्स, ठीक है। एनी पर्सन प्रोड्यूसिंग बुक्स टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी रिक्वायर सर्टिफाइड कॉपी, तो वो सर्टिफाइड कॉपीज देगा, एग्जामिन कर सकता है ऑन ओथ, और पावर टू टेक नोट्स वाइल एग्जामिनिंग, ठीक है। तो बाकायदा जो है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उससे कुछ पावर्स होती है, ठीक है, इनकी कुछ ड्यूटीज़ होती है, ठीक है। तो यही था, इनकी कुछ पावर्स होती है, ये पावर्स होती है, ठीक है, इनकी कुछ होती है ड्यूटीज़, ठीक है। अब रही बात सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट। अब द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ऑन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है, एज विल बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजर करने के रिस्पेक्ट में सच एन एप्लीकेशन मे बी मेड टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव सच एन एप्लीकेशन मे बी मेड, ये एप्लीकेशन मे बी मेड इफ द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है। और ये जो है एप्लीकेशन तब कर सकते हैं जब रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है, ठीक है। तो एक कस्टडी तो पढ़ लिया, और एक सीजर के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें है पढ़ने की, ठीक है। जब रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है तो सामने वाला ऑर्डर दे देगा, मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर देगा एंटर सर्च एंड सीज का, और रिटर्न कर देना आफ्टर कंक्लूजन, ठीक है। और जो है टिल द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टिल द कंक्लूजन जो है वो रहेगा, ठीक है। टिल कंक्लूजन जो है ये बुक्स रहेंगे इनके पास, ठीक है, कस्टडी में रहेंगे। कीप द बुक्स टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और पेनल्टी है, ठीक है, तो पेनल्टी है अगर आपने रिफ्यूज़ल करा तो पेनल्टी है। तो ये जो है केप्ट करना टिल द कंक्लूजन, तो केप्ट टिल कंक्लूजन एंड रिटर्न, ठीक है, बिफोर रिटर्न प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो रिटर्न कर देना आफ्टर, ये कैप्ट करा हमने टिल कंक्लूजन, एंड रिटर्न कर देना उसके बाद टिल आफ्टर प्लेसिंग, ठीक है। तो कैप्ट टिल कंक्लूजन एंड रिटर्न आफ्टर प्लेसिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो कैप्ट करो कंक्लूजन तक और फिर वापस रिटर्न कर दो। तो कि हमने कैप्ट करा कंक्लूजन तक, ठीक है, हमने जो है कैप्ट करा कंक्लूजन तक, एंड देन जो है रिटर्न आफ्टर, कैप्ट करा टिल कंक्लूजन, हमने कंक्लूजन तक रखा उसको और रिटर्न कर दिया, ठीक है, आफ्टर प्लेसिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से अपना 11-4 ओवर होता है। कुछ बात है सीज एंड डेजिस प्रोसीडिंग की, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, फिर अपन करते हैं उसको कवर, राइट। ओके, अगर हम बात करें तो ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट आउट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द फॉलोइंग पावर्स में बी एक्सरसाइज। सर्कमस्टेंसेस जब फॉलोइंग पावर जो है एक्सरसाइज बाय सेबी। अब जो है सर्कमस्टेंसेस रहता हूँ, तो पॉइंट आउट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द फॉलोइंग पावर्स, चलो इधर हम बात कर रहे हैं पॉइंट आउट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द फॉलोइंग जो है, तो पॉइंट आउट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द फॉलोइंग पावर में बी एक्सरसाइज बाय सेबी। तो सर्कमस्टेंस बताओ जब, तो सर्कमस्टेंस बताओ अंडर विच फॉलोइंग पावर में बी एक्सरसाइज बाय सेबी। क्या है सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो पॉइंट आउट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच फॉलोइंग पावर्स में बी एक्सरसाइज बाय सेबी। प्रोहिबिट कर रहे हैं, प्रोहिबिटिंग अ कंपनी फ्रॉम इशूइंग एंड पब्लिशिंग एनी डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी। आप क्या कर रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो कंपनी को क्या प्रोहिबिट कर रहे हो कि तू डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट इशू करते हो ना तो आप पैसे रेस करते हो, तो आप डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर सकते, और इनफैक्ट आप एडवर्टीजमेंट भी नहीं लेके आप फंड रेस कर सकते हो। मतलब आप फंड रेस करने पे तो पूरी रोक लगा दी। ये क्या है, ये है ऑर्डर टू प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्डर टू प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस को प्रोहिबिट कर देना। तो क्या अपन बात कर रहे हैं कि ठीक है, प्रोहिबिट करना इशू ऑफ पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी, ठीक है। अब इधर देखो, ऑर्डर टू प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी। और देखो अगला क्या है, पास सीजर डेसिस ऑर्डर। तो देखो दो तरीके के ऑर्डर है, ठीक है। अभी अपन ने 11(4) का देख लिया मेजर्स का, अब दो तरीके की ऑर्डर है। क्या बोला है 11A में कि बोर्ड में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्टर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। हम बोल सकते हैं कि देखो सिक्योरिटी मार्केट है, इन्वेस्टर है, कंपनी है, ठीक है, और टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। अगर हम बात करें टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, द बोर्ड में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर। अब क्या है जनरल स्पेशल ऑर्डर से,
वो जनरल स्पेशल ऑर्डर से क्या कर सकती है, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोहिबिट कर सकती है कंपनी को, ठीक है। तो काय के लिए प्रोहिबिट कर सकती है टू कंपनी, तो सेबी ने प्रोहिबिट कर दिया कंपनी को टू इशू प्रोस्पेक्टस, क्या आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर सकते, ठीक है, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, सच ऑफर डॉक्यूमेंट इफ नॉट प्रोहिबिटेड मे बी इशूड, ठीक है। तो प्रोहिबिट कर सकते या अलाउ कर सकते इशू का सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। और सीज ऑन डिसीज ऑर्डर की अगर बात करें, ठीक है, तो जो है इधर 11D की बात कर रहा है वो, पर 11A में अपन ने क्या पढ़ा है कि बोर्ड में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, बोर्ड जो है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इस टाइप के ऑर्डर दे सकता है बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर। और देखो जो ऑर्डर भी है ना वो जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो दे सकता है, ठीक है, वो प्रोहिबिट कर सकता है। तो ठीक है, अभी अपने क्या पढ़ा, रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तब ये जो ऑर्डर दे रहे हैं काय के लिए दे रहे हैं, हम प्रोहिबिट कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। ये रेगुलेशन और ऑर्डर, अच्छा ओके, ये इधर फर्स्ट में जो बात कर रहे हैं कि सेबी रेगुलेशन इशू कर सकता है, ठीक है, और दूसरा है प्रोहिबिट कर सकता है। तो हम जो है रेगुलेशन की बात कर सकते हैं कि वो जो है सेबी इस तरीके के रेगुलेशन ला सकता है और प्रोहिबिशन भी ला सकता है, ठीक है। तो वो ऑर्डर से प्रोहिबिट कर सकता है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें तो भाई अपन ने अभी जो है प्रोहिबिशन ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बात करी, सेबी जो है रेगुलेशन भी इशू कर सकता है। अगर हम देखें ये क्वेश्चन जो है वो 11A से आया है, ठीक है, 11A से आया है। तो सबसे पहले देखते हैं 11A। अब देखो क्या बोल के रखा है, अगर हम देखें तो सेबी में टेक फॉलोइंग मेजर्स टू इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर क्या है, इट में स्पेसिफाई द रेगुलेशन, वो रेगुलेशन को जो है सेबी रेगुलेशन के थ्रू जो है स्पेसिफाई द मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और अदर मैटर इंसिडेंटल देयर टू। तो इसमें तो ये देख रखा है कि इसमें सेबी जो है स्पेसिफाई कर सकता है बाय रेगुलेशन, सेबी में स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन से स्पेसिफाई कर सकता है मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, क्या आपको कैपिटल कैसे इशू करना है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर इंसिडेंटल देयर टू एंड मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज। तो मैटर और मैनर दोनों, तो स्पेसिफाई मैटर एंड मैनर टू डिस्क्लोज सच मैटर। तो मैटर एंड मैनर, तो रेगुलेशन डिस्क्लोज करेगा मैटर एंड मैनर, तो मैटर भी डिस्क्लोज करेगा साथ ही साथ वो मैनर डिस्क्लोज करेगा। ये तो रेगुलेशन में क्या कि मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। फिर आती है बात जो है वो रेगुलेशन स्पेसिफाई कर दिया। और ऑर्डर की बात है तो जनरल ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो जो ऑर्डर है, तो ये जो ऑर्डर है काय के लिए सब दे रहे हैं रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। और स्पेसिफिक ऑर्डर से क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, प्रोहिबिशन ऑर्डर है, ठीक है। प्रोहिबिट टू इशू कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट, तुम इशू ही नहीं कर सकते, सॉलिसिट एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते पैसे सॉलिसिट करने के लिए, ठीक है। और अलाउ सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, या तो अलाउ कर देखो, या तो रोक देंगे या तो अलाउ करेंगे सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। और स्पेसिफाई द कंडीशन क्या है, ये कंडीशन से ये कंडीशन पे तुमको जो अलाउ करेगा, अदरवाइज जो है तुम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर ये भी देख लेते हैं। अब सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर क्या है, क्या बोल रहे हैं कि एज पर 11D बोर्ड फाइंड दैट आफ्टर कॉजिंग इंक्वायरी टू बी मेड, इंक्वायरी के बाद का प्रोसीजर है, ठीक है। तो आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड अ पर्सन हैज वायलेटेड और लाइकली टू वायलेटेड, इंक्वायरी के बाद अगर पर्सन वायलेट करे या लाइकली टू वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है, इट में पास ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पर्सन टू सीज एंड डेसिस्ट फ्रॉम कमिटिंग और कॉजिंग सच वायलेशन। तो क्या बोल के रखा है सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर में कि एज पर 11D द बोर्ड फाइंड आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी, एज पर 11D अगर बोर्ड ने फाइंड करा आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड, तो बोर्ड फाइंड आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी, तो आफ्टर इंक्वायरी पता चला है कि इंक्वायरी करने के बाद पता चला है कि पर्सन ने तो वायलेट करा है या लाइकली टू वायलेट एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन जो भी है, तो वो हम सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास कर देंगे, रोक देंगे फ्रॉम पर्सन टू कमिटिंग सच वायलेशन, ये पर्सन के रिस्पेक्ट में। However, board shall not pass such order in respect of any listed public company. Okay, board shall not pass such order in respect of any listed public company or public company other than intermediaries. ठीक है। तो when intends to get security listed on
और पब्लिक इंटेंट टू गेट सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज अनलेस द बोर्ड हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। मतलब कि इधर तो CND ऑर्डर आप दे सकते हो, पर्सन फ्रॉम कमिटिंग वायलेशन, ठीक है। अपन ने सीज एंड डिसीज ऑर्डर में देख लिया कि पर्सन अगर वॉयलेट कर रहा है, अगर बोर्ड फाइंड करता है कि आफ्टर कॉजिंग इंक्वायरी पता चल रहा है कि पर्सन ने वॉयलेट करा है, वो लाइकली टू वॉयलेट, ठीक है। वॉयलेट और लाइकली टू वॉयलेट है तो एक रूल रेगुलेशन जो है हम जो है CND ऑर्डर पास करते हैं। पर लिस्टेड कंपनी या लाइकली टू लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो भी है, अगर जब इनसाइडर फंड का हमको पता नहीं चले, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस, फ्रॉडुलेंट अनफेयर प्रैक्टिस और मार्केट मैनिपुलेशन अगर हमको पता नहीं चले कि रीज़न टू बिलीव, अगर बोर्ड का रीज़न टू बिलीव है तभी जाके सीजन जेसिस ऑर्डर जो है वो पास कर सकता है। तो छोटा सा येट इफेक्टिव अच्छा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये सब इंक्वायरी के बाद है, ये याद रखना कि इंक्वायरी के बाद है, राइट, ठीक है। ये हमने बात करी, ये हमने समझा, ठीक है। हमने रेगुलेशंस का समझा कि रेगुलेशन इशू कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द इशू ऑफ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, स्पेसिफाई कर सकता है मैटर, ठीक है। और मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, साथ ही साथ जो है वो प्रोहिबिट ऑर्डर भी इशू कर सकता है, और प्रोहिबिट ऑर्डर भी इशू कर सकता है, और या तो अलाउ कर देगा, कंडीशनल अलाउंस कर देगा कि अलाउ करो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। जब हमने ये बात करी, ठीक है, जब हमने चीज़ देखी, अब जो है अगला अगर हम देखें 11 है हम पढ़ चुके हैं, राइट। और हम जो है बाकायदा ये सारी चीज़ें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पे देखो क्वेश्चन आया नहीं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पे क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए जो है वो देखने में नहीं आ रहा है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पे क्वेश्चन नहीं आया इसलिए उसको जो है देखा नहीं है। तो अगर हम बात करें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की, ठीक है, तो क्या है, स्कीम नॉट एलिजिबल टू बी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या बोला, क्या रखा है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में? सबसे पहले याद रखना, चलो हम इसको देख लेते हैं कि एनी स्कीम अरेंजमेंट विद सेटिस्फाई द कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो, स्कीम अरेंजमेंट जो सेटिस्फाई कंडीशन कर रहा है तो वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो जाता है। बस कॉर्पस 100 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में, कॉर्पस जो है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि स्कीम अरेंजमेंट विद सेटिस्फाई द कंडीशन शेल बी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रोवाइडिंग पूलिंग ऑफ फंड ऑफ एनी स्कीम और अरेंजमेंट। प्रोवाइडिंग पूलिंग, हम फंड पूलिंग कर रहे हैं एक स्कीम के तहत, ठीक है। तो स्कीम और अरेंजमेंट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, प्रोवाइडेड अगर पूलिंग कर रहा हूँ अंडर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, स्कीम और अरेंजमेंट के तहत मैं फंड की पूलिंग कर रहा हूँ, विच इज नॉट रजिस्टर्ड, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, और नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 3 इन्वॉल्विंग अ कॉर्पस 100 और मोर, डीम्ड, वो डीम्ड है, ठीक है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करो तो हो ही हो। अगर कॉर्पस 1 से ज़्यादा है तो अनरजिस्टर्ड है, पर कॉर्पस जो है 100 करोड़ से ज़्यादा है तो डीम्ड। अब कंडीशंस क्या है, कंडीशंस देख लेते हैं। तो कॉर्पस देखते हैं कंडीशन फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की जो है कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस हम देख लेते हैं क्या है कंडीशंस। तो क्या सबसे पहले कंट्रीब्यूशन क्या बोल के रखा है, सबसे पहले अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन और पेमेंट मेड बाय इन्वेस्टर, तो कंट्रीब्यूशन और पेमेंट जो इन्वेस्टर ने करा है, तो कंट्रीब्यूशन पेमेंट अगर इन्वेस्टर ने करा है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड आर पूल्ड एंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम। तो कंडीशन क्या है कि कंट्रीब्यूशन जो भी इन्वेस्टर ने करा है, तो कंट्रीब्यूशन जो इन्वेस्टर ने करा है, इन्वेस्टर ने जो भी कंट्रीब्यूशन पेमेंट करे हैं, ठीक है, आर पूल्ड एंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम, तो जो है वो यूटिलाइज होंगे, इन्वेस्ट होंगे स्कीम के पर्पस में ही यूटिलाइज होंगे, ठीक है। ये इन्वेस्ट होंगे, प्रॉपर्ली मैनेज होंगे ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि स्कीम है ना, तो स्कीम के पर्पस में ही यूज होगा। अब कंट्रीब्यूशन एंड पेमेंट मेड टू सच स्कीम अरेंजमेंट बाय इन्वेस्टर विद द व्यू, और एक व्यू से कि हमको प्रॉफिट आएगा, तो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं स्कीम अरेंजमेंट में, ठीक है, प्रॉपर्ली मैनेज होगा ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर विद द व्यू कि उनको कुछ मिले। प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्कीम और अरेंजमेंट विद आइडेंटिफाइबल और नॉट इज मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, मैनेज तो होता है, ठीक है, और यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम। तो अपन ने क्या पढ़ा कि इन्वेस्टर जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है स्कीम में, स्कीम का पैसा जो है वो एक पर्पसफुली यूटिलाइज होता है, सामने वाला जो मैनेज करता है वो विद अ व्यू कि हमको प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टर का कोई डे टू डे कंट्रोल नहीं, कोई मैनेजिंग राइट और कोई ऑपरेशनल राइट नहीं है। अब स्कीम एज पर द रेगुलेशन, ठीक है, एक्सक्लूड नॉट एलिजिबल। सबसे पहले स्कीम एंड अरेंजमेंट ऑफर बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो डिपॉजिट्स एनबीएफसी लेती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, पीएफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत डिपॉजिट्स जो निधि कंपनी एक्सेप्ट करती है, तो एनबीएफसी निधि कंपनी, एनएनआईसी एनबीएफसी निधि कंपनी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, पीएफ स्कीम,
ठीक है। तो अगर अपन समझे तो देखो इसको निमोनिक ऐसा बना लेते हैं MNC करके। M से म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड तो सब्सक्रिप्शन टू म्यूचुअल फंड, आपने म्यूचुअल फंड में सब्सक्रिप्शन किया, पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है, वो नहीं आएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड के साथ अगर अपन बोल रहे हैं तो PF और इंश्योरेंस स्कीम में अगर आप कर रहे हो, N से है PF इंश्योरेंस आ गया, N से निधि कंपनी के डिपॉजिट, N से अगर हम बोल सकते हैं NBFC जो डिपॉजिट लेती है, निधि कंपनी जो डिपॉजिट लेती है, ठीक है, NBFC जो डिपॉजिट लेती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्कीम, तो ये MNC है, ठीक है। और नीचे PF फंसा देना। तो अपन ने देख लिया है, अगर हम बात करें तो अपन ने देख लिया है। तो अगर हम बात करें तो MNC तो म्यूचुअल फंड वाले, अगर सब्सक्रिप्शन टू म्यूचुअल फंड है, PF में अगर आपने डिपॉजिट करा है इंश्योरेंस स्कीम के तहत, N से निधि कंपनी जो डिपॉजिट लेती है, NBFC जो डिपॉजिट लेती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिस्पेक्ट में है, ये हमने बात करी थी, ठीक है। ये अपना है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। चलो आओ, व्हाट आर द वेज इन विच पर्सन मे बी प्रोहिबिटेड ऑन द यूज ऑफ मैनिपुलेटेड डिसेप्टिव डिवाइस। किन तरीकों से पर्सन जो है, हम पर्सन को प्रोहिबिट कर सकते हैं टू यूज मैनिपुलेटेड डिसेप्टिव डिवाइस, किस तरीके से हम जो है प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो व्हाट आर द वेज इन विच द पर्सन मे बी प्रोहिबिटेड, सामने वाले पर्सन को प्रोहिबिट कर सकते हैं ऑन यूज ऑफ मैनिपुलेटेड डिसेप्टिव डिवाइस, कि तुम मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस को यूज नहीं कर सकते। इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल, आप तुम प्रोहिबिट नहीं कर सकते, तुम प्रोहिबिट कर रहे हो, तुम डिवाइसेस को जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं हम, फिर जो है फटाफट पेनल्टीज आएगी, पेनल्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोल के रखा है, व्हाट आर द वेज इन विच पर्सन मे बी प्रोहिबिटेड ऑन यूज ऑफ मैनिपुलेटिव डिवाइसेस। तो भाई कौन से वेज है जो है जिससे जो है पर्सन को प्रोहिबिट कर सकते हैं फ्रॉम यूज ऑफ मैनिपुलेटिव डिवाइसेस। तो उसका 12A है प्रोहिबिशंस, ठीक है, प्रोहिबिशन है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन बता के रखा है, तो क्या बोल के रखा है कि प्रोहिबिटेड ऑन यूज ऑफ मैनिपुलेटिव डिवाइसेस। और 12A की बात करें तो वेज इन विच पर्सन में बी प्रोहिबिटेड ऑन यूज ऑफ मैनिपुलेटिव डिवाइसेस, कि ये तरीके हैं जिससे पर्सन को प्रोहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। तो नो पर्सन शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग और सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी। अब क्या बोला है कि एज पर 12A नो पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज और एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द IPS, कोई पर्सन जो है यूज और एम्प्लॉय नहीं कर सकता इन कनेक्शन विद इशू परचेज एंड सेल, इशू परचेज एंड सेल के रिस्पेक्ट में यूज नहीं कर सकता, एम्प्लॉय नहीं कर सकता मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस, मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस को यूज और एम्प्लॉय नहीं कर सकता, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं कर सकता। तो यही हम जो है बात कर रहे हैं प्रोहिबिशन के रिस्पेक्ट में, कि यूज और एम्प्लॉय नहीं कर सकते डिसेप्टिव डिवाइस और मैनिपुलेटिव डिवाइस इन कनेक्शन विद इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। इनफैक्ट जो है एम्प्लॉय नहीं कर सकते, अभी तो अपन ने पढ़ा यूज और एम्प्लॉय नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं कर सकते स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं कर सकते स्कीम आर्टिफाइज टू डिफ्रॉड। तो डिवाइस स्कीम और आर्टिफाइज टू डिफ्रॉड, तो स्कीम डिवाइस और आर्टिफाइज टू डिफ्रॉड ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। ACP इंगेज नहीं हो सकता किसी एक्ट, ठीक है, इंगेज नहीं हो सकता किसी एक्ट में, प्रैक्टिस में या कोर्स में, ठीक है। तो आप इंगेज नहीं कर सकते किसी एक्ट, प्रैक्टिस या कोर्स में विच वुड ऑपरेट एज फ्रॉड, डिसीट अपॉन एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द इशू परचेज एंड डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। क्या बोला है कि नो पर्सन शैल इंगेज इन एनी एक्ट, प्रैक्टिस या कोर्स। सबसे पहले और चीज़ ये भी है कि आप जो है इंगेज नहीं हो सकते इनसाइडर ट्रेडिंग में, ठीक है, और प्रोहिबिट टू इंगेज इन एनी प्रैक्टिस, वही आप ACP, ठीक है, तो आप ACP नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रोहिबिट टू इंगेज इन एनी एक्ट, प्रैक्टिस या कोर्स विच ऑपरेट और वुड ऑपरेट एज फ्रॉड और डिसीट अपॉन एनी पर्सन, विच ऑपरेट और वुड ऑपरेट एज फ्रॉड, तो इंगेज नहीं कर सकते किसी एक्ट, प्रैक्टिस या कोर्स ऑफ बिजनेस में विच ऑपरेट और वुड ऑपरेट एज फ्रॉड और डिसीट अपॉन एनी पर्सन, जो फ्रॉड और डिसीट अपॉन एनी पर्सन है इन कनेक्शन विद द इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो यूज एम्प्लॉय नहीं कर सकते, डिसेप्टिव डिवाइस एम्प्लॉय नहीं कर सकते, स्कीम आर्टिफाइज टू डिफ्रॉड और डिवाइस, और साथ ही साथ इंगेज नहीं हो सकता किसी प्रैक्टिस में इन रिलेशन टू इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। सो अपन ने क्या पढ़ा कि यूज और एम्प्लॉय नहीं कर सकते डिवाइस, ठीक है, डिसेप्टिव डिवाइस और मैनिपुलेटिंग डिवाइस। और फिर अपन ने पढ़ा कि प्रोहिबिट टू एम्प्लॉय एनी स्कीम आर्टिफाइज टू डिफ्रॉड, ये अपन ने पढ़ा था। साथ ही साथ किसी इंगेज नहीं हो सकते किसी एक्ट, प्रैक्टिस या कोर्स में इन रिलेशन टू इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो एक्ट, प्रैक्टिस या कोर्स में विच ऑपरेट एज फ्रॉड, ठीक है, अपॉन एनी पर्सन इन कनेक्शन विद इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। दही बात है
इन प्रोहिबिटेड टू इंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग, ये प्रोहिबिट है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन जो है वो सेबी डाल सकता है। ये जो अपन ये जो प्रोहिबिशन पढ़ रहे हैं तो सेबी प्रोहिबिशन कर सकता है, वेज ऑफ प्रोहिबिशन है कि ठीक है। प्रोहिबिशन टू डील इन सिक्योरिटी बाय इन पोजेशन ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। प्रोहिबिट टू डील इन सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी में डील नहीं कर सकते ऑन बेसिस ऑफ पोजेशन ऑफ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, या कम्युनिकेशन ऑफ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते, आप डील भी नहीं कर सकते सिक्योरिटी में, ठीक है। और ऑल सच प्रोहिबिशन, ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ऑल सच प्रोहिबिशन इज इन कनेक्शन विद डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इज कनेक्शन विद डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। इफ इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन, डिफ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस है तो ये फ्रॉड है। और एक ये भी था कि एक्वायर कंट्रोल ऑफ एनी कंपनी और सिक्योरिटीज मोर देन परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, आपने एक्वायर करी है कंट्रोल, आपने एक्वायर करा है कंट्रोल ओवर कंपनी मोर देन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। मोर देन परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मोर देन बाय शेयर्स ओवर कंपनी, मोर बाय, ठीक है, मोर देन बाय शेयर्स। तो अपन सिंपल से आगे अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये देख रहे हैं कि भैया आप जो है ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप डिसेप्टिव डिवाइस को इम्प्लांट नहीं कर सकते, आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, एम्प्लॉय के दो हो गए, डिवाइस नहीं कर सकते, एम्प्लॉय सैड नहीं कर सकते, इनसाइडर ट्रेडिंग और एसीपी, तो डिवाइसेस को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। इशू परचेस सेल के तीन हो गए, डिवाइस को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, सैड को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, एसीपी नहीं कर सकते, विच इन डिफेक्ट ऑफ आईपीएस, देखिए इशू परचेस सेल ऑपरेटिंग एज फ्रॉड, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते, सिक्योरिटी ऑन बेसिस ऑफ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब अपन ने पढ़ा। तो डिवाइस नहीं कर सकते और स्कीम आर्टिफाइड्स टू डिफ्रॉड, और ठीक है डिफ्रॉड नहीं कर सकते आप। फिर अपन ने पढ़ा था कि एक्वायर एंड कंट्रोल, तो डील नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, और कम्युनिकेशन नहीं कर सकते नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का, और साथ ही साथ कंट्रोल नहीं एक्वायर कर सकते मोर देन ऑफ शेयर्स। ये सब अपन ने बात करी कि डिवाइस इम्प्लांट नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं कर सकते, स्कीम आर्टिफाइड्स टू डिफ्रॉड और डिफ्रॉड नहीं कर सकते, ठीक है, यही लिखा हुआ है कि डिवाइस स्कीम और आर्टिफाइड टू डिफ्रॉड, तो एम्प्लॉय नहीं कर सकते, डिवाइस स्कीम और आर्टिफाइड टू डिफ्रॉड, एसीपी नहीं कर सकते, नॉट इंगेज हो सकते किसी एक्ट प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ बिजनेस में, इन रिलेशन विद इशू परचेज एंड सेल ऑपरेट एज फ्रॉड, इन रिलेशन विद इशू परचेज एंड सेल, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन पे ट्रेड नहीं कर सकते, कंट्रोल ज़्यादा नहीं एक्वायर कर सकते, उस तरीके से अपन ये है, ये पढ़ा अपन ने। रमन इन्वेस्टर है वो सेटिस्फाइड नहीं है विद द डीलिंग ऑफ ब्रोकर। अब देखो पेनल्टीज़ के बारे में बात करते हैं, पेनल्टीज़ के बारे में हम फटाफट तरीके से बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, चलो पेनल्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो 15A की पेनल्टी है फेलियर टू फर्निश डॉक्यूमेंट, तो फेलियर टू फर्निश डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड रिटर्न रिपोर्ट, फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो फर्निश नहीं कर सकते, फेलियर टू फर्निश डॉक्यूमेंट, फर्निश नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट, रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए, और बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाए। तो डॉक्यूमेंट को फर्निश करना था आपने, फेलियर, आपने डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं किया, रिटर्न आपने फाइल नहीं करे, रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन नहीं करे, बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन नहीं करे, तो ठीक है, तो पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। आपने फर्निश नहीं करे डॉक्यूमेंट्स किसको, सेबी को, रिटर्न फाइल नहीं करा सेबी को, मेंटेन नहीं करा बुक्स ऑफ अकाउंट, लिखा हुआ है। अगर हम देखें इधर तो 1 सेकेंड, ओके, ये जॉइंट है इधर, ओके। तो फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड अंडर दी एक्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन नहीं करे, ठीक है, पेनल्टी लग जाएगी। 1 लाख एक्सटेंड टू 1 करोड़, 1 लाख एक्सटेंड टू 1 करोड़, 1 लाख एक्सटेंड टू 1 करोड़, हर जगह चलेगा, ठीक है। 1 लाख बीच में एक्सटेंड टू 1 करोड़, ये 15A है, ठीक है। तो ए मतलब अकाउंट्स, फेलियर टू फाइल द अकाउंट्स रिलेटेड, फेलियर टू फर्निश डॉक्यूमेंट, फाइल रिटर्न और मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। बी से ब्रोकर, ठीक है, अगर हम बात करें ब्रोकर की तो बी से बिचौलिए अपन बोल सकते हैं, ठीक है। बी से बिचौलिए है, क्या है बी से बिचौलिए, बिचौलिए का मतलब ये होता है कि फेलियर टू इंटर इन एनी एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुए विद इंटरमीडियरी, तो क्लाइंट और इंटरमीडियरी के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुए, तो 1 लाख से 1 करोड़ है, ठीक है, बीच में एक्सटेंड टू 1 करोड़, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। तो फेलियर टू गेट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द इंटरमीडियरी, फिर फेलियर टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑन टाइम आफ्टर बीइंग कॉल अपॉन बाय सेबी इन राइटिंग, सेबी ने आपको बोला कि ग्रीवेंसेस को टाइम पर रिड्रेस कर दो, फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवेंस ऑन टाइम आफ्टर बीइंग कॉल अपॉन बाय द सेबी, तो सी मतलब ग्रीवेंस, ए से अपना क्या हो गया, अकाउंट्स हो गया, बी से हो गया अपना बिचौली हो गया, सी से फेलियर टू एड्रेस ग्रीवियंस
आफ्टर बीइंग कॉल अपॉन बाय द सेबी, ठीक है। और ना तो फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवियंस, ठीक है, फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवियंस ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, आफ्टर द टाइम स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। तो इफ अ लिस्टेड कंपनी या एनी पर्सन रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, मतलब कि दोनों लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी दोनों अगर फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवियंस आफ्टर बीइंग कॉल्ड अपॉन बाय द कंपनी, आफ्टर बीइंग कॉल्ड अपॉन बाय द सेबी इन राइटिंग, सेबी ने बोला था कि ग्रीवियंस को टाइम पे रिड्रेस करो, अगर आप फेल हो गए हो तो 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, ठीक है। अब आती बात सर्टन डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो डी से है फंड, अगर म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, और अगर रजिस्टर्ड है, अगर म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड नहीं है और इनफैक्ट कभी रजिस्टर्ड है तो नॉट कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन। तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि इफ अ पर्सन लायबल टू फाइन विच में नॉट एक्सीड टू 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे, ठीक है, 1 लाख टू मैक्सिमम 1 करोड़, ये था। क्या लिखा हुआ है कि पर्सन लायबल टू अ फाइन विच शैल नॉट लेस देन 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशन इन कॉन्ट्रावेंशन के लिए, इन कॉन्ट्रावेंशन के लिए, ठीक है। सबसे पहला कॉन्ट्रावेंशन क्या है, वेयर ही स्पॉन्सर और कैरिंग ऑन एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है, जहाँ पे वो, ठीक है, तो क्या बोल के रखा है, फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवियंसेस। अगर हम बात करें फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवियंसेस ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, आप इन्वेस्टर के ग्रीवियंसेस को जो है रिड्रेस नहीं कर पाए। फेलियर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है, तो आप एंटर, ठीक है, फेलियर टू एंटर इन एग्रीमेंट बाय इंटरमीडियरी एंड क्लाइंट, तो आप एंटर नहीं हो गए एग्रीमेंट में। और फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवियंसेस आफ्टर बीइंग कॉल अपॉन बाय द सेबी, सेबी ने बाकायदा कॉल किया था इन राइटिंग, ठीक है, और आपने वो ग्रीवियंस को रिड्रेस नहीं किया, आपने और इंटरमीडियरी ने उस ग्रीवियंस को रिड्रेस नहीं किया। फिर बात आती है सर्टन डिफॉल्ट इन म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड के डिफॉल्ट की बात करें। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, पर्सन शैल बी लायबल टू अ फाइन, ठीक है, वेयर ही स्पॉन्सर्ड और एनी कैरी आउट एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड विदाउट ऑब्टेनिंग, ठीक है, स्पॉन्सर या कैरी आउट CIS, नॉट रजिस्टर्ड है और कैरी आउट CIS, आप रजिस्टर्ड नहीं हो और आपने जो है CIS जो है कैरी आउट किया है, ठीक है, तो नॉट रजिस्टर्ड एंड कैरी आउट CIS, ठीक है। अब रही बात है डिफ़ॉल्ट की, अगर हम बात करें तो सर्टन डिफ़ॉल्ट इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में क्या डिफ़ॉल्ट है, वेयर ही स्पॉन्सर और कैरिंग आउट एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, अगर वो स्पॉन्सर या कैरी आउट कर रहा है, वेयर ही स्पॉन्सर और कैरी आउट, स्पॉन्सर कर रहा है या कैरी आउट कर रहा है या स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वो कैरी आउट कर रहा है या स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, अगर स्पॉन्सर कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप कैरी आउट कर रहे हो CIS या स्पॉन्सर कर रहे हो CIS और ठीक है आप रजिस्टर्ड नहीं हो, या आप रजिस्टर्ड हो पर आपने कंप्लायंस नहीं करा टर्म्स एंड कंडीशन का, आपने अपनी स्कीम को लिस्ट ही नहीं करा जिस स्कीम के तहत आप पैसे उठाते हो, नो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, ठीक है, तो आपने जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो है स्कीम के तहत आपने पैसे उठाए, तो कोई पैसे उठाया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन का कब सबसे पहले कंप्लायंस नहीं करा, फिर स्कीम नॉट लिस्टिंग, स्कीम की आपने जो है लिस्टिंग भी नहीं कराई, इसकी लिस्टिंग भी आपने नहीं कराई। अब पैसे जो स्कीम के तहत आए थे, नो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन ऑन टाइम, तो इन केस जो है अगर रिफंड करना हो तो मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है, मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है, कोई आपने एप्लीकेशन नहीं दी, डिस्पैच नहीं करा, यूनिट सर्टिफिकेट, ओके, सामने वाले स्कीम परचेज करते तो आप उसको यूनिट भी देते हो, आपने यूनिट सर्टिफिकेट नहीं दिया, या देते समय आपने जो है रिफंड नहीं करा एप्लीकेशन मनी, ठीक है, या तो आपने जो है उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो भी है सब चीज़ें आ गई कि म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड ने स्कीम के तहत, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं वो और सर्टिफिकेट देते हैं यूनिट सर्टिफिकेट, तो स्कीम को फॉलो नहीं करा है, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करा है, इन्वेस्टर ने जो रुपए दिए थे, ठीक है, तो आपने जो है तरीके से उसको इन्वेस्ट नहीं करा, लिस्टिंग नहीं कराई, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करे, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन टाइम, नो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन टाइम, ये सब चीज़ें हैं जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो इसमें भी जो है पेनल्टी है। पेनल्टी क्या है, 1 लाख, ठीक है, सब 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, तो हर जगह 1 लाख है और 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ हर जगह, ठीक है, डी में भी है, सी में भी है 1 लाख पर डे और डी में भी है 1 लाख पर डे। याद रखना है कि सारा का सारा पैसा जो है वो IEPF में जाता है, ठीक है, और IEPF में नहीं जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, IEPF में नहीं आता,
वो जो डिसगॉर्ज्ड अमाउंट है, जो हमने अमाउंट डिसगॉर्ज करा था जो है, तो उस केस में जो है 11(4) के जो मेजर लगा के हमने डिस्कॉर्ज किया था, जब हमने सस्पेंड कर दिया था, तो उस केस में जो पैसा IEPF में चले जाता है। ठीक है, फिर आती है बात 15E की, तो फेल्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन। ठीक है, तो AMC में भी वही है, फेल टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन। क्या लिखा हुआ है कि वेयर एनी AMC ऑफ म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रेगुलेशन, ठीक है, सच AMC को फाइन लग जाएगा 1 लाख सब्जेक्ट टू 1 लाख सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे। ठीक है, सब मैक्सिमम 1 करोड़। ठीक है, ये था। और जो है फिर आती है बात, A से अपना हो गया अकाउंट्स, B से हो गया अपना बिचौलिए, ठीक है, एग्रीमेंट, C से हो गया ग्रीवेंस, D से हो गया म्यूचुअल फंड, E से हो गया AMC, EA और EB एक अमेंडमेंट है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की ट्रस्ट है, पैसा जमा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ट्रस्ट है, पैसा जमा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन क्या है, तो ऐसे केस में 1 लाख, ठीक है, 1 लाख विच में एक्सटेंड टू नॉट लेस देन 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच इज हायर, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच इज हायर। EB में है, EA में ट्रस्ट की बात करी, EB में है कि फेलियर टू डिफॉल्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिसिस, पेनल्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन्वेस्टर एडवाइजर रिसर्च एनालिसिस फेल्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन। ठीक है, तो फेल्स टू कंप्लाई, कॉन्ट्रावेंशन, फेल्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन इन्वेस्ट। ठीक है, के ऊपर है फेल्स टू अप्लाई विद द कॉन्ट्रावेंशन। क्या है कॉन्ट्रावेंशन, क्या है, उन्होंने ARR का अगर उन्होंने भी जो है कॉन्ट्रावेंशन करा है। ठीक है, तो फेल्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस ऑफ द SEBI और डायरेक्शन इम्पोज बाय द बोर्ड, तो ऐसे केस में 1 लाख सब्जेक्ट 1 लाख पर डे मैक्सिमम 1 करोड़। ठीक है, वो 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट सिर्फ एक जगह था। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ गेन मेड आउट ऑफ सच फेलियर, ये अपन ने पढ़ा। ओके, 15F की बात आ गई, फेलियर इन केस ऑफ ब्रोकर। ठीक है, तो F से, ठीक है, ब्रोकर आता है, तो A से है अकाउंट्स, B से है बिचौलिए, C से है ग्रीवेंस, D से है म्यूचुअल फंड, E से है अपना AMC, EA से है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, EB से है जो है अपना इन्वेस्टर एडवाइज़र और इन्वेस्टर एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर है। अब आती है बात F और G और H और HA, ऐसे करके छोटी छोटी पेनल्टीज और है। ठीक है, फिर जो है ख़त्म ही होने वाला है, से भी इतना कुछ अब खास बचा नहीं है उसमें। ठीक है, अगर हम बात करें पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट, अब चलो ठीक है, इस पर आप जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि रमन जो इन्वेस्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डीलिंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर हु रजिस्टर्ड, स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड है, रमन अप्रोच टू गाइड द एवेन्यूज अवेलेबल टू हिम मेकिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर। तो देखो अगेंस्ट स्टॉक ब्रोकर है तो ऑल्सो द ग्राउंड ऑन विच कंप्लेंट मेड टू हिम, तो 15F आ जाएगा, स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट में 15F आ जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक ब्रोकर है 15F आ जाता है, तो 15F हम पढ़ते हैं। 15F क्या बोल रहा है कि डिफॉल्ट इन केस ऑफ ब्रोकर। ठीक है, डिफॉल्ट इन केस ऑफ ब्रोकर के केस में अब जो है अगर फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, हम तो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके थ्रू, उसने अपने को कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं, फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ब्रोकर के रिस्पेक्ट में कि उसने अपने को जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिए। और चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया, हमने परचेस किया तो हमने उसने हमको सिक्योरिटी नहीं दी, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट भी नहीं दिया, सिक्योरिटी भी नहीं दी, और फेलियर टू मेक पेमेंट भी नहीं करा। ठीक है, तो फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, इसमें अमेंडमेंट है। ठीक है, फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 5 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, तो 1 लाख 5 टाइम्स नहीं, 1 लाख टू 1 करोड़। ठीक है, 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़। और जो है फेलियर टू डिलीवर सिक्योरिटी और फेलियर टू मेक पेमेंट, ठीक है, और फेलियर टू मेक पेमेंट, इनमें भी जो है 1 लाख है विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ है, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे टिल सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। और चार्ज एक्सेस ब्रोकरेज, या अगर आप एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हो, ठीक है, एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हो 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 5 टाइम्स। ठीक है, तब अपन ने क्या पढ़ा कि PCS चीज़ें हैं, PSC ब्रो या अपन PCS ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि फेलियर टू मेक पेमेंट 2-3 चीज़ें हैं, फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, फेलियर टू कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करा, फेलियर टू डिलीवर सिक्योरिटीज, आपको कॉन्टैक्ट करते टाइम कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया, सिक्योरिटीज परचेस करते टाइम सिक्योरिटीज आपको डिलीवर नहीं करी, फेलियर टू डिलीवर सिक्योरिटी, फेलियर टू मेक पेमेंट नहीं करा, तो ऐसे केस में जो है 1 लाख टू 1 करोड़ है।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में 1 लाख टू 1 करोड़ विच में एक्सटेंड टू, हाँ ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट में है 1 लाख टू 1 करोड़, ये PCS हो गया। और PCS ब्रो मतलब कि ब्रोकरेज, ठीक है। तो PCS ब्रो में ब्रोकरेज, इसमें जो है C में अमेंडमेंट है, ठीक है। P और S अगर हम बात करें तो 1 लाख से 1 करोड़ है विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे, ठीक है। और ये 1 लाख से 1 करोड़ है, तो P और S में 1 लाख से 1 करोड़ विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। ब्रोकरेज चार्ज एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज करें तो 1 लाख टू 5 टाइम्स ऑफ ब्रोकरेज, तो नॉट लेस देन 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। इस तरीके से जो है F की पेनल्टी थी। तो यही बोल के रखा है कि 3 चीज़ें हैं कि P सबसे पहले कलेक्शन बाय वे ऑफ ब्रोकरेज, तो एक्सेस ब्रोकरेज अगर हम चार्ज कर रहे हैं PCS, तो P से है पेमेंट सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में पेमेंट, फेल टू मेक पेमेंट, फेल टू डिलीवर सिक्योरिटी। आपने भैया कॉन्टैक्ट कराए तो कॉन्टैक्ट नोट डिलीवर कर दो, आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हो रहे तो सिक्योरिटी डिलीवर करो, भैया पेमेंट है तो पेमेंट डिलीवर करो, कुछ तो करो। अगर आप इसमें फेल हो रहे हो तो गिल्टी है, ठीक है। और ये है, इस पर अमेंडमेंट था नवंबर 20 में, अपन ने नवंबर 20 की बात कर ली, जिसमें अब जो है इस केस में स्टॉक ब्रोकर के केस में, वो कॉन्टैक्ट नोट के केस में 1 लाख टू 1 करोड़ है, पहले 1 लाख टू 5 टाइम्स ऑफ 1 करोड़ है, सिर्फ ब्रोकरेज में अब 5 टाइम्स है। 115G के प्रोविजन बताने हैं, ठीक है। ऑन द कंप्लेंट ऑफ कमलेश गुप्ता आफ्टर इंक्वायरी फाइंड्स दैट P मेहता CEO ऑन द कंप्लेंट ऑफ कमलेश गुप्ता ने जो है कंप्लेंट करी, सेबी ने फाइंड किया, इंक्वायरी करी, फाइंड करा कि P मेहता जो CEO है ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैज इंडल्ज इन द ट्रेडिंग। सेबी ने पता करा कि ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सेड फाइंडिंग व्हाट एक्शन सेबी कैन टेक। अब सेबी क्या करेगा, तो सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो पेनल्टी तो है। अब सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ पर्सन हु वाज या हु डीम्ड टू कनेक्ट विद द कंपनी, तो पर्सन जो डीम्ड है, जो कनेक्टेड है कंपनी से, और जिसका एक्सेस है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का। तो इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, 15G पेनल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हु वाज और हु डीम्ड टू बी कनेक्टेड विद द कंपनी, माना जाता है कि वो कंपनी में कनेक्टेड है, उसका एक्सेस है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का। अनपब्लिश मतलब कि कोई पब्लिश नहीं हुई, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब कि इन्फॉर्मेशन वो जो है रिलेटिंग टू कंपनी है, अगर वो मार्केट में आती है तो शेयर के जो है मटेरियल इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द कंपनी, तो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जिसे अपन बोलते हैं ABCDEF। मर्जर एंड एक्विजिशन, A से अपन पढ़ते हैं एक्विजिशन, B से है बायबैक, C से है चेंज इन पॉलिसी, सिग्निफिकेंट चेंज इन पॉलिसीज, D से है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, E से है एक्सपेंशन, E से क्या है एक्सपेंशन प्लान्स, और D से है डिस्पोजल ऑफ अंडरटेकिंग, D से डिक्लेरेशन ऑफ अंडरटेकिंग, D से जो है डिस्पोजल ऑफ अंडरटेकिंग, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड डिस्पोजल ऑफ अंडरटेकिंग। E से एक्सपेंशन है, और F से फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। अब अगर पर्सन ओन या ऑन बिहाफ ऑफ अदर, खुद से या किसी के बिहाफ पे, या ऑन रिक्वेस्ट या बोनाफाइड, ठीक है, रिक्वेस्ट पे, खुद से किसी के बिहाफ पे, ऑन रिक्वेस्ट और बोनाफाइड, ठीक है। अगर डील कर रहा है सिक्योरिटी में, तो CNBC वाला जो इधर है इधर ही फंसेगा, डील कर रहा है सिक्योरिटी में, क्योंकि उसका प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो वो डील कर सकता है सिक्योरिटी में। जैसे चलो उसने डील नहीं करा, पर वो एडवाइस दे रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है कि तू डील कर ले, कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। या काउंसिल ऑफ कम्युनिकेट प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब एक्सेप्शन ये है कि अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कम्युनिकेट करता है तो चलेगा। अगर हम देखें, इसका एक्सेप्शन था, एक्सेप्ट एज रिक्वायर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और अंडर एनी लॉ, कम्युनिकेट कर दिया पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, डील कर रहा है या कम्युनिकेट कर दिया, और ही काउंसिल और प्रोक्योर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन सिक्योरिटी ऑन बेस ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। या तो खुद ने डील करा, या तो कम्युनिकेट कर दिया, या तो काउंसिल प्रोक्योर करा है किसी के बिहाफ पे, तो डील करा सिक्योरिटी में ऑन द बेस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसका प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, उसमें से उसने जो है डील करा अनसेंसिटिव प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे डील करा। या तो उसने काउंसिल करा, या तो उसने काउंसिल करा किसी दूसरे को, या तो उसने एक्वायर करा किसी दूसरे के बिहाफ पे, तो इसमें पेनल्टी है 1 लाख से 1 करोड़ नहीं है, 10 लाख है, बीच में सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़, 10 लाख बीच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट।
1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट है। ये अपना कब है? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और इस सब में, इन केस ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन सब में है 1 लाख से 1 करोड़ है सब्जेक्ट टू 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। इधर है 1 लाख से 1 करोड़ नहीं, 10 लाख से 25 करोड़ है सब्जेक्ट टू 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। और इनसाइडर की हमने पूरी बात कर ली, ठीक है। पेनल्टी है नॉट लेस देन 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, ये अपन ने पूरी बात कर ली। हाँ, आर एन इन्वेस्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डीलिंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर। आर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है विद द डीलिंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर हु इज रजिस्टर्ड विद चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज। आर आपके पास आया कि उसका एवेन्यूज क्या है फॉर मेकिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट ब्रोकर अंडर सेबी एंड ऑल्सो द ग्राउंड ऑन विच कंप्लेंट कैन बी मेड। किस किस ग्राउंड पे जो है मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ? 15F है, ये ग्राउंड है, आप इस ग्राउंड पे जो है कंप्लेंट कर सकते हो। सेबी रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टर दैट ही इज नॉट रिसीव पेमेंट। अब पेमेंट नहीं आया रजिस्टर्ड ब्रोकर से, एक्सप्लेन द एक्शन, ठीक है। तो एक्शन बताओ क्या एक्शन लेगा, ठीक है। तो ठीक है, पेमेंट नहीं आया तो एक्शन क्या है? पेनल्टी लग जाएगी। एंड व्हाट फैक्टर विल टेक इनटू अकाउंट व्हाइल कंसीडरिंग सच एक्शन। क्या फैक्टर देखोगे आप? तो ये तो चलो ठीक है, एक्शन क्या देखोगे? नागिन, नागिन में क्या है? रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट वाइल पेनल्टी, ठीक है, वाइल इम्पोजिंग पेनल्टी। आप क्या देखते हो? 3 चीज़ देखते हो, नागिन देखते हो ना। क्या बड़ा था? रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, क्या डिफॉल्ट का नेचर जो है वो क्या रिपीटेटिव है, और डिसप्रपोर्शनेट। तो क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं? एक तो भैया सामने वाले को कितना गिनवा, नहीं इधर नागिन नहीं है, नेचर ग्रेविटी इम्पैक्ट नहीं है, सॉरी नेचर ग्रेविटी इम्पैक्ट नहीं है, वो नहीं देखते, वो तो कंसिक्वेंसेस का देखते हैं। अच्छा, उसके नेचर, उसके ग्रेविटी, उसका इम्पैक्ट। फैक्टर्स ये है कि आपने जो डिफॉल्ट करा है सामने वाले को कितना गेन हुआ है, आपको कितना अनड्यू लॉस हुआ है, और नेचर ऑफ डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट से सामने वाले को गेन कितना हुआ है, ठीक है, नेचर ऑफ डिफॉल्ट से सामने वाले को गेन कितना हुआ है, ठीक है, आपको कितना लॉस हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेज, कि अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेज। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम देखें तो इसको ऐसा है कि ठीक है, अब जो है सामने वाले को अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेज, अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेज जो है हमको मिला है। लॉस टू इन्वेस्टर, सामने वाले को इतना लॉस हुआ है, और रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट का नेचर, रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। एक और क्वेश्चन है कि सेबी रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम द सम ऑफ द इन्वेस्टर एलिजिंग दैट एबीसी एंड सम ब्रोकर्स आर इंडल्जिंग इन द प्राइस मैनिपुलेशन। वो तो प्राइस मैनिपुलेशन में है। ओके, प्राइस मैनिपुलेशन पे एक क्वेश्चन है, सेपरेट सा क्वेश्चन है, प्राइस मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। अभी तो अपन ने एफ तक की पेनल्टी पढ़ी है, जी तक की पेनल्टी पढ़ी है, अब प्राइस मैनिपुलेशन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस मैनिपुलेशन, ठीक है। कंप्लेंट रिसीव हुई है कि सम इन्वेस्टर एलिजिंग दैट एबीसी एंड सम ब्रोकर इंडल्ज प्राइस मैनिपुलेशन द शेयर्स ऑफ एबीसी एक्सटेंड द पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सेबी अंडर द सेबी एक्ट। अब देखो, पावर्स ऑफ सेबी इन केस ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन। प्राइस मैनिपुलेशन में क्या क्या पावर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस मैनिपुलेशन पे सेपरेट सी चीज़ें हैं, जैसे कि आएगी बात कि सस्पेंड द ट्रेडिंग। देखो, प्राइस मैनिपुलेशन में उन्होंने तो सबसे पहले 11(4) के मेजर लगा दिए कि ट्रेडिंग ही सस्पेंड कर दी, ठीक है, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी। साथ ही साथ रिस्ट्रेन एबीसी फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट एंड प्रोहिबिट पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले तो 11(4) के मेजर लगा दिए। सच ऑर्डर में बी इशूड रीजन्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग। तो रीजन्स रिकॉर्ड करो। तो सच ऑर्डर में बी इशूड फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, हाउएवर आइदर बिफोर और आफ्टर पासिंग सच ऑर्डर सेबी मस्ट गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी। और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द देनी पड़ेगी कंपनी को। अपन ने 11(4) में अगर हम देखें तो बाकायदा इस टाइप के ऑर्डर के लिए आपको रीजंस तो रिकॉर्ड करने ही पड़ते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या लेके रखा है कि सच ऑर्डर में भी इशूड, ऑर्डर इशू करने से पहले आइदर बिफोर आफ्टर पासिंग सच ऑर्डर सेबी मस्ट गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी एंड ब्रोकर कंसर्न, ठीक है। अगर आप ऐसे ऑर्डर कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये मैंने पढ़ा है कि यार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी और रीजंस भी आपको जो है रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ये है अपना समझना पड़ेगा, ठीक है। जब अपने 11(4) की बात करी कि सेबी रीजन रिकॉर्ड करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और उसको लग रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, वो ऐसा ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। प्राइस मैनिपुलेशन में तो दे ही सकता है।
अब जो है अपॉइंट करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, हु में लेवी पेनल्टी, वो एच ए की पेनल्टी लगा देगा। अब एच ए की पेनल्टी, अभी अपन ने जी तक पढ़ा था, ठीक है। अब एच की पेनल्टी क्या है, एच की पेनल्टी भी है, एच ए की पेनल्टी ये है कि पर्सन जो है, अगर कंपनी है इन्वॉल्व, इफ अ पर्सन इंगल्ड इन साइड ऑफ फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में है, तो पेनल्टी है 5 लाख से 25 करोड़, ठीक है। इधर 5 लाख से 25 करोड़ है, इनसाइडर ट्रेडिंग में भी उधर 10 लाख से 25 करोड़ है। तो देखो कितना करोड़ वाली देखो सीन है, अगर हम देखें। और 5 लाख से 25 करोड़ है, उधर अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी 1 लाख से 25 करोड़, 1 लाख से 1 करोड़, ठीक है। 1 लाख इसमें एक्सटेंड टू 1 करोड़, ठीक है, वो तो सही था, पर 1 लाख से 1 करोड़ था और 3 टाइम्स ऑफ गेन। फिर आए बात 5 लाख से 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ गेन। फिर आए 10 लाख से 25 करोड़, ऐसा कर लेते हैं, 10 लाख से 25 करोड़ और कितने टाइम्स ऑफ गेन अगर हम देखें, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। तो 10 लाख से 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, तो 1 लाख से 1 करोड़ है, तो वो ई ए है। ई ए क्या होता है हमारा, जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अगर आप जो है अगर उन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया, तो कॉन्ट्रावेंशन इन्होंने किया है, ठीक है, तो ई ए है शायद। तो ये अगर हम बात करें ये, क्योंकि ई भी तो अपना इन्वेस्टर एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट पे। फिर आती बात 5 लाख से 25 करोड़ और 3T, ये है इनसाइडर फंड, एच ए, ई ए, एच ए और जी 10 लाख से 25 करोड़। ई है जो अपना है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो AIF बोल सकते हैं अपन, IIT बोल सकते हैं अपन, REIT बोल सकते हैं, ठीक है। HA की अपन बात करें तो फ्रॉडलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में है या इनसाइडर ट्रेडिंग में है, तो इस टाइप की है, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो ठीक है, प्रोहिबिशन भी डाल सकता है प्राइस मैनिपुलेशन में। अगर अपन ने ये बात करी तो साथ ही साथ जो है वो प्रोहिबिशन भी तो कर सकता है प्राइस मैनिपुलेशन में। प्राइस मैनिपुलेशन में ये डाला, प्राइस मैनिपुलेशन में ये भी याद रखो, प्राइस मैनिपुलेशन की बात करी तो 11(4) और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है, तो एम्प्लॉय, ठीक है, क्या था प्रोहिबिशन में, कि आप डिवाइस एम्प्लॉय नहीं कर सकते, आप स्कीम यूज़ और एम्प्लॉय नहीं कर सकते। यूज़ एनी मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइस, एम्प्लॉय इन स्कीम, या इंगेज नहीं हो सकते किसी एक्ट में, या इंगेज नहीं हो सकते किसी एक्ट में, ठीक है। प्रोहिबिट टू इंगेज इन एनी एक्ट, ACP, ठीक है, इंगेज नहीं हो सकते किसी ACP में इन रिलेशन टू इशू पर्सन से। तो प्रोहिबिशन टू इंगेज इन अ प्रैक्टिस, ठीक है, ऑपरेटिंग एज फ्रॉड, इंगेज इन एनी एक्ट विच वुड ऑपरेट एज फ्रॉड और डिसीट अपॉन एनी पर्सन, जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है इंगेज नहीं हो सकते, ये प्राइस मैनिपुलेशन में भी कवर है, ठीक है। तो प्रोहिबिट है PM मैनिपुलेशन में, ठीक है, कि आप डिवाइस जो है यूज़ नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं कर सकते स्कीम और डिवाइस टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन विद डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो क्या एम्प्लॉय नहीं कर सकते ऐसे स्कीम, प्रोहिबिट टू एम्प्लॉय इन स्कीम, आर्टिफाई टू डिफ्रॉड। तो यूज़ आप नहीं कर सकते मैनिपुलेटिव डिवाइसेस, ठीक है, यूज़ नहीं कर सकते मैनिपुलेटिव डिवाइसेस इन कनेक्शन विद परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो आप यूज़ नहीं कर सकते मैनिपुलेटिव डिवाइसेस, डिसेप्टिव डिवाइसेस, आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते इन स्कीम, आर्टिफाइज टू डिफ्रॉड, स्कीम और डिवाइस, एम्प्लॉय नहीं कर सकते इन स्कीम डिवाइस टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन विद डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो प्रोहिबिट, ठीक है, आप यूज़ नहीं कर सकते डिवाइसेस, एम्प्लॉय नहीं कर सकते स्कीम डिवाइसेस और आर्टिफाइज टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन विद इशू एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। इंगेज नहीं कर सकते एनी एक्ट में, इंगेज नहीं हो सकते किसी एक्ट में, किसी एक्ट में इंगेज नहीं हो सकते, आप किसी एक्ट में इंगेज नहीं हो सकते, ठीक है। विच वुड ऑपरेट फ्रॉडलेंट, विच वुड ऑपरेट फ्रॉड अपॉन एनी पर्सन इन कनेक्शन विद डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। एक्ट विच वुड ऑपरेट एज फ्रॉड, डिसीट अपॉन एनी पर्सन, और एक्टिविटी ACP, ठीक है, ACP इन कनेक्शन विद इशू परचेज से आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपन ने प्राइस मैनिपुलेशन में पढ़ा, ठीक है, ये प्राइस मैनिपुलेशन में पढ़ा था। तो प्राइस मैनिपुलेशन में जो है अपन ने वही पढ़ा था, डिवाइस, सैड और ACP, ठीक है। तो प्राइस मैनिपुलेशन में अपन ये भी पढ़ा था, और अपन ने जो अगर देखा जाए तो ये अपन ने सिचुएशन कवर कर लिए, ओके। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सेक्शन 15 में अपन पढ़ेंगे। वो छोटी छोटी चीज़ें में जो है, सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है
HAA में तो नई पेनल्टी देखो, HAA की पेनल्टी तो एक नई पेनल्टी है, 15 HB की एक रेसिडुअरी पेनल्टी रेसिडुअरी है, HAA की नई पेनल्टी आ गई है। पेनल्टी 1 लाख टू 10 करोड़ है। ओके, एक नई पेनल्टी आ गई है 1 लाख टू 10 करोड़, 1 लाख बीच में सेंड टू 10 करोड़, ठीक है, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। ये है HAA, ये भी आने वाला है, ठीक है। वही जो अपन ने इसका में पढ़ा हुआ था, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड को नोइंगली डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है, और डीम्ड टू बी डिस्ट्रॉय, अल्टर, म्यूटिलेट, कंसील मान लिया जाएगा इफ, ठीक है। फेल इमीडिएटली टू रिपोर्ट, अगर आपने इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं करा है जो फेलियर है, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन HAA में ऐसा है कि एनी पर्सन हु नोइंगली, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिलीट कर रहा है, अल्टर कर रहा है, म्यूटिलेट, तो सैड FM, डिस्ट्रॉय, डिलीट, अल्टर, DD, अल्टर, म्यूटिलेट, कंसील, फॉल्सिफाई टू इम्पीड इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ऑडिट, इंस्पेक्शन। डिस्ट्रॉय कर रहे हो रिकॉर्ड को, जो भी कर रहे हो आप, टैंपर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ताकि इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑडिट, इंस्पेक्शन जो है ये सब इम्पीड हो जाए, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हो, या रेगुलेटरी डेटा बिना किसी ऑथराइजेशन के एक्सेस कर रहे हो, या कॉपी कर रहे हो, कंप्यूटर डेटाबेस में वायरस घुसेड़ रहे हो, ठीक है, विच ब्रिंग ट्रेडिंग हॉल्ट, ऐसे वायरस डाल रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो कि ट्रेडिंग हॉल्ट आ रहा है, ये सब साइबर फ्रॉड्स है, अपन बोल सकते हैं साइबर फ्रॉड्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या ठीक है, असिस्टेंस भी अगर आप कर रहे हो, मदद भी आप कर रहे हो, इन्वॉल्व नहीं हो पर असिस्टेंस कर रहे हो, साइबर फ्रॉड है। देखो साइबर फ्रॉड है, देखो ये है HAA में है, ये साइबर के बारे में है, साइबर फ्रॉड HAA, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा, ठीक है, तो ये सब अपन ने पढ़ा, ये अपन ने देखा, और ठीक है, ये अपन ने देखा। अब जो है 15 समझो कि सेबी जो है, कंप्लेंट सेबी को मिलती है तो सेबी अपॉइंट करता है AO को। कंप्लेंट जो सेबी को मिली थी ना, फिर सेबी ने जो है AO को अपॉइंट किया था। क्या देखो यार, मेरे पास कंप्लेंट मिली, मैंने तो AO को अपॉइंट किया। AO डिविजनल चीफ या उसके ऊपर का होगा, वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है, इन द सेंस कि गेन कितना हुआ और सामने वाले को लॉस कितना हुआ, और रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट। फिर बाकायदा जो है AO इंक्वायरी करता है और इम्पोज करता है पेनल्टी। तो सेबी के पास कंप्लेंट आई, सेबी ने AO को अपॉइंट किया, और अपॉइंट करने के बाद सेबी ने जैसे ही AO को अपॉइंट किया तो AO सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेगा, जो केस आए हैं उस केस को समझेगा, वो केस को समझ के जो है वो पेनल्टी इम्पोज कर देगा, और जब वो पेनल्टी इम्पोज कर देगा तो वो सब चीज़ें देखेगा कि गेन कितना है, वो सब चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है। अब जो है सच पेनल्टी जो है AO ने लगाई है वो इन्हेंस भी कर सकता है सेबी। ऑर्डर के 3 महीने में सेबी जो है इन्हेंस कर सकता है, सेबी जो है AO से ऑर्डर कॉल कर सकते हैं, और उसको लग रहा है कि ऑर्डर एरोनियस है, तो उसको लग रहा है ऑर्डर एरोनियस है, और उसको लग रहा है ऑर्डर एरोनियस है, ऑर्डर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर है, इंटरेस्ट ऑफ मार्केट नहीं है, तो इसे केस में इन्हेंस कर सकता है पेनल्टी, ठीक है, इन लेस देन इक्वल टू 3 मंथ, ठीक है। विद इन 3 मंथ ऑफ ऑर्डर जो है सेबी कॉल करके रिकॉर्ड करके जो है आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो इन्हेंस कर सकता है पेनल्टी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है। अब अगर हम बात करें तो ये तो हमने बात कर ली है कि कि सेबी इन्हेंस कर सकता है पेनल्टी, ये सब ये लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो 15HA में देख रखा है पेनल्टी फॉर फेलियर, तो ये अपन ठीक है, HB सेबी के एक्शन है, ठीक है, प्रोसीजर फॉर एडजुडिकेशन है, यही है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देगा, ठीक है, पेनल्टी इम्पोज करने से पहले AO की कुछ पावर्स है, ठीक है। अभी तो AO ने अपॉइंट करा है, अब देखो लिखा है पावर टू सेबी टू इनहेंस द पेनल्टी, कॉल करेगा रिकॉर्ड्स को, कंसीडर द ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर उसको लग रहा है एरोनियस है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट नहीं है, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर नहीं है, इन्हेंस कर सकता है क्वांटम ऑफ पेनल्टी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देगा, क्वांटम ऑफ पेनल्टी इम्पोज कर रहा है तो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास बाय, तो 3 मंथ ऑफ ऑर्डर पास्ड, 3 मंथ ऑफ ऑर्डर पास्ड, ठीक है। ऑर्डर जो पास किया ना वो 3 महीने में जो है ऑर्डर पास्ड इनहेंस कर सकता है। और
फैक्टर्स टू बी टेकन, ठीक है, वो अपन ने बात करी, फैक्टर्स टू बी टेकन, जो फैक्टर्स होंगे। अब देखो सेबी ने पेनल्टी लगा ली, अब अपील की बात आती है कि प्रोसीडिंग्स, ठीक है, तो अब अपील की बात आती है, तो इसमें समझना पड़ेगा हमको कि भाई सेबी ने जो है पेनल्टी लगा दी। अब जो है एओ सेबी के अगेंस्ट पीएफआरडीए और आईआरडीए भी आता है, पीएफआरडीए और आईआरडीए भी आता है, इसके अगेंस्ट में पेनल्टी है, तो इनके अगेंस्ट में अगर आपको अपील करनी है तो सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको अपील करनी है तो 45 दिन में जो है आप अपील कर दो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो कंफर्म मॉडिफाई कर देगा, सेट असाइड करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और एक्सपीडिशियस एज पॉसिबल 6 महीने में डिस्पोज कर देगा। उसके डिस्पोज करने से भी अगर आप एग्रीड हो तो 60 दिन में सुप्रीम कोर्ट में चले जाना, विच में भी फर्दर एक्सटेंड टू मोर 60 डेज। तो 45 वैसे 60 + 60 क्या लिखा हुआ है, जेड वॉज अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेट फॉर द टर्म ऑफ 5 years। ओके, अब सेट की बात करें ना, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एओ से बी आईआरडीए पीएफआरडीए से अगर आप एग्रीड हो तो आप सेट के पास चले जाओ 45 दिन, विच में फर्दर एक्सटेंड टू 45 दिन ऑन रीजनेबल कॉज, ठीक है। सेट की बात करें तो सेट में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हो, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है, अगर हम सेट की बात करें तो, ठीक है। तो जब भी हमने सेबी की कॉन्स्टिट्यूशन करा तो सेट में भी जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। अब सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, उसमें चेयरमैन नहीं होता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है चीफ जज है, ठीक है, एक तो चीफ जज है, और चीफ जज के साथ अगर हम देखें तो कौन कौन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज है, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ऑफ जज, ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट जिसका एटलीस्ट 7 years का एक्सपीरियंस है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में हाई कोर्ट के जज जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, और टेक्निकल मेंबर में जो है, टेक्निकल मेंबर में तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट हैविंग इंटीग्रेटेड एबिलिटी स्टैंडिंग टू डील विद दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल या उससे ज़्यादा का, ठीक है, ये अपन ने बात करी थी। इधर अगर अपन बात करें तो जेड वॉज अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो जेड जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ था 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए हो सकता है क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट, 5 साल के लिए और 70 साल, उधर 5 65 है, इधर 5 70 हो जाएगा, ठीक है, उधर 5 65 है, सेट में 5 70 है। कंसिडर द गुड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑफिस, इट वाज प्रपोज टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रीअपॉइंट, ठीक है, रीअपॉइंट कर लेते हैं। ड्यूरिंग द रीअपॉइंटमेंट ही हैज कंप्लीटेड गुड 69 years, ड्यूरिंग रीअपॉइंटमेंट ही हैज कंप्लीटेड गुड 69 years, ड्यूरिंग रीअपॉइंटमेंट इसने 69 years कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो जेड वॉज अपॉइंटेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर 5 years के लिए। कंसिडर हिज गुड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग हिज जो भी है टेन्योर ऑफ सर्विस, और रीअपॉइंटमेंट सिर्फ 1 year ही कर सकते हैं क्योंकि ड्यूरिंग हिज अपॉइंटमेंट उसने 69 years कंप्लीट कर लिए, तो रीअपॉइंटमेंट 1 साल के लिए। काटो क्वेश्चन, ठीक है। बात करें तो क्लेवर जो रजिस्टर्ड एज इंटरमीडियरी फेल्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, अच्छा वो इंटरमीडियरी है, तो समझो इंटरमीडियरी है, वो एग्रीमेंट में फेल हो गया, तो बी बिचौलिए, ठीक है, पेनलाइज कर दिया, तो रेमेडीज क्या है, तो अपील कर ले, ठीक है, 45 दिन में अपील कर ले, फ्रॉम द डेट ऑफ विच कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड बाय द बोर्ड, ऑर्डर डेट से 45 दिन में, और ट्रिब्यूनल इंटरटेन करेगा अपील, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ठीक है, इंटरटेन करेगा अपील इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय द सफिशिएंट कॉज, कन्फर्म मॉडिफाई सेट असाइड ये सब कर सकता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और कन्फर्म मॉडिफाई सेट असाइड कर देगा और ऑर्डर दे देगा। तो हैंस क्लेवर जो है अपील कर सकता है सेट को, और अगर एग्रीड है सेट के ऑर्डर से भी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दे 60 डेज में, ठीक है, ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ अराइजिंग ऑन ऑफ सच ऑर्डर, तो ठीक है 60 डेज में अपील कर दे। और अगर प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, इफ़ प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज तो 60 डेज फर्दर एक्सटेंड हो सकता है मोस्ट, ठीक है, तो अगर प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज है तो 60 डेज फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, ये भी काटो। क्या बोल रहे हैं, डीबी मेंबर ऑफ आरपीए, उसने ऑब्टेन करा ऑर्डर अगेंस्ट द कंपनी फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, तो उसने ऑर्डर ऑब्टेन करा कंपनी के अगेंस्ट में, ठीक है, तो मेंबर है आरपीए का, ऑब्टेन एन ऑर्डर अगेंस्ट द कंपनी फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, ठीक है, बट द कंपनी फेल टू रिड्रेस, करा ही नहीं तो 15 लग जाएगा, बोर्ड ने इम्पोज कर दी पेनल्टी। एडवाइस करो कि रेमेडी क्या है, तो वही है रेमेडी, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, क्वालिफिकेशन क्या है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ
हाई कोर्ट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 7 ईयर, जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एटलीस्ट 7 ईयर। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट एज जुडिशियल मेंबर, ठीक है, तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। हाई कोर्ट का जज होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, 5 ईयर्स तक के लिए तेको हाई कोर्ट का जज होने का, ठीक है। हाई कोर्ट का जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल मेंबर, तो अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज टेक्निकल मेंबर अनलेस, वो टेक्निकल मेंबर अपॉइंट नहीं हो सकता अनलेस वो सेक्रेटरी होना चाहिए, मतलब कि सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी कोई भी होगा, एडिशनल सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में ही मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, देखो सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है या एडिशनल सेक्रेटरी है इन दी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी है या एडिशनल सेक्रेटरी है इन दी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, और पर्सन हैविंग प्रूवन इंटीग्रिटी, एबिलिटी, स्टैंडिंग टू डील विद दी problems, practical problems, and having special knowledge or and having experience of more than 15 years in commodity derivative insurance security market, ठीक है। तो proven IAS, standing ability and standing to deal with the problem arise, ठीक है, in the ठीक है, तो practical problem जो भी arise होते हैं in the following fields, ठीक है, और experience है of at least 15 years इन दी कमोडिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, डेरिवेटिव्स में अगर है, क्योंकि सिक्योरिटीज है, ट्रेडिंग वेडिंग होती है, तो ये सब चीज़ें इधर सेट में देखी जाती है, ये सब चीज़ें हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, देख लेते भैया और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, चलो ये अपन ने पढ़ा, ये भी अपन ने देख लिया। कुछ चीज़ें हैं जो समझने की है, वो ये है कि प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पर्सन, ठीक है, एप्लीकेशन राइटिंग में करा सेबी में, अच्छा प्रोसीडिंग्स चल रही है, ओके, उसने सेबी को एप्लीकेशन कर दिया, राइटिंग में क्या सेटलमेंट कर लेते, मेरा अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, तो सेबी कंसीडर कर सकता है नेचर, ग्रेविटी एंड इम्पैक्ट को देखते हुए सेटलमेंट ऑर्डर पास कर दिया, तो जो है फिर अपील नहीं कर सकते। तो प्रोसीडिंग चल रही है तो सेटलमेंट ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है, नेचर, ग्रेविटी और इम्पैक्ट को देखकर उस पर अपील नहीं करने का, ठीक है। फिर जो आती बात किसकी, रेजिग्नेशन रिमूवल क्या है इसमें, ओके, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी है, राइट। चलो क्या है, मिस्टर एस, अगर हम बात करें, एस जो है मेंबर ऑफ एमएन लिमिटेड ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मिस्टर एस मेंबर ऑफ एमएन लिमिटेड, तो जो एस है जो मेंबर है एमएन लिमिटेड का, उसने ऑप्टेड करा ऑर्डर फ्रॉम द सेबी अगेंस्ट, बट द कंपनी फेल टू रिड्रेस, ठीक है, वो रिड्रेस नहीं कर पाई ग्रीवेंसेस विद द टाइम फिक्स, सेबी ने पेनल्टी इंपोज कर दी, कंपनी ने पेनल्टी पे नहीं करी, इंस्टेड हाउ द पेनल्टी कैन बी रिकवर्ड, ओके। अब रिकवरी ऑफ पेनल्टी है, ठीक है, ओके, रिकवरी ऑफ पेनल्टी है। अभी इसके पहले अपने सेटलमेंट की बात कर ली ना, सेटलमेंट की बात कर ली, 15JAB जो भी था उसका सेक्शन, 1 सेकेंड, 15JB था सेटलमेंट के रिस्पेक्ट में, जिसमें अपन ने बात करी है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो एप्लीकेशन दे दो सेबी को, सेबी कंसीडर करेगा, नेचर, ग्रेविटी, इम्पैक्ट देखेगा। आपने सेबी को एप्लीकेशन दी, ठीक है, सेबी ने नेचर, ग्रेविटी, इम्पैक्ट देखा और आपको सेटलमेंट ऑर्डर दे देगा, और उसके आप अपील नहीं कर सकते, ये है। सेटलमेंट की बात आती है कंपोजिशन की, ठीक है। तो कंपोजिशन में क्या है कि कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस, अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस, तो ठीक है, कंपोजिशन इधर दिया हुआ नहीं है। कंपाउंडेबल, देखो कंपाउंडेबल क्या है, जिसमें फाइन, ठीक है, जैसे फाइन या फाइन और इम्प्रिजनमेंट है तो कंपाउंडेबल हो सकता है, पर इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, ठीक है। तो ऑफेंस हैविंग फाइन या फाइन और इम्प्रिजनमेंट, तो वो कंपाउंडेबल हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है तो वो नहीं होगा, ठीक है। कंपाउंडिंग कभी भी हो सकती है, बिफोर इंस्टीट्यूशन, आफ्टर इंस्टीट्यूशन या ड्यूरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन बाय सेट, और कंपाउंडिंग जो है वो सेट ही करेगा, सेट कंपाउंडिंग कर सकता है,
ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर ऑफेंस अगर कंपनी करती है तो कंपनी के साथ साथ जो पर्सन इन चार्ज है और मैनेजर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी है जिनके नेग्लिजेंस से काम हुआ है, तो कंपनी पर्सन इंचार्ज और मैनेजर, डायरेक्टर, जो है सेक्रेटरी जिनके कंसेंट से काम हुआ है, ठीक है, और नेग्लिजेंस से हुआ है। पर अगर पर्सन इंचार्ज ने बोला था कि वो अवेयर नहीं है या उसने तो उतना पूरा वो अवेयर नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो ड्यू डिलीजेंट था, तो पहले तो ये बोलते कि वो अवेयर नहीं है इस टाइप की चीज़ों के लिए, उसको कोई नॉलेज नहीं था इस बात का, ये हो गया। और वो ड्यू डिलीजेंट था, उसको पता नहीं है, उसको पता होता तो फिर आप उसको पेनल्टी लगा दो कि क्या कंपनी ने कॉन्ट्रवेंशन किया है, पर्सन इंचार्ज को ही पता है कंपनी अगर गड़बड़ करी तो कोई दिक्कत नहीं, पर पर्सन अवेयर ही नहीं था तो उसने तो अपनी तरफ से ड्यू डिलीजेंस लगाया था, तो फिर जो है पेनल्टी नहीं लगेगी। रिकवरी ऑफ अमाउंट समझो, रिकवरी ऑफ अमाउंट इंपॉर्टेंट है, कैसे रिकवरी कर रहे हैं। और रिकवरी ऑफ अमाउंट पे जो है अच्छे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि उसके बाद LODR आ गया है। रिकवरी ऑफ पेनल्टी समझो कि सिचुएशंस 28A में बोला है कि अगर आप पेनल्टी पे नहीं कर रहे हो, फेल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 24 की क्या पेनल्टी होती है, अगर आपने पेनल्टी पे नहीं करी या आपने डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं करी, अगर आपने पेनल्टी सेबी की जो पेनल्टी आपने वो पे नहीं करी, अगर आपने वो जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शंस अगर आपने कंप्लाई नहीं करे हैं तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपने पेनल्टी पे नहीं करी और अगर आपने डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं करे तो आपको 1 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल हो जाएगी, 1 महीने से 10 साल तक की ये, और फाइन लगेगा 25 करोड़ का। और फेलियर टू फॉलो, देखो अगर आपने पेनल्टी फेल हो गया और फेलियर टू फॉलो एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन तो 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है और 25 करोड़ का फाइन है, ये है मैक्सिमम 25 करोड़, ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप इसमें बोल के रखा है कि अगर आप फेलियर टू फाइल पेनल्टी, अगर आपने पेनल्टी नहीं भरी है या आपने PDF बोल के रखा है कंप्लाई विद द डायरेक्शन जैसे कि फॉर रिफंड ऑफ अमाउंट, जैसे कोई डायरेक्शन दे के रखे कि आपको रिफंड करना है अमाउंट का, तो यही बोल के रखा है कि अगर हम देखें तो देखो ऐसा बोल के रखा है, अगर पर्सन फेल टू पे पेनल्टी, जो पेनल्टी थी वो अगर आपने फेल कर दी, पेनल्टी इम्पोज अंडर दिस एक्ट, और फेल टू कंप्लाई विद, देखो पेनल्टी अंडर सेक्शन 24 नहीं सभी पेनल्टी है, फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस, अगर आपने डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं करे हैं फॉर रिफंड ऑफ मनी, डायरेक्शन में फॉर रिफंड ऑफ मनी, ठीक है, कि आपको कुछ मनी रिफंड करने का था, बोला था कि भैया रिफंड करो, आपने मनी रिफंड नहीं करे, डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं करे, फेल टू कंप्लाई डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर के डायरेक्शंस, अगर डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर, ठीक है, डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर डायरेक्शन, तो क्या लिखा है, फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर, ठीक है, तो डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर दे दिया था, तो फेल टू पे कंप्लाई द डायरेक्शन ऑफ डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर इशूड अंडर 11B, और फेल टू पे क्या लेके रखा है, और फेल टू पे फीस ड्यू टू सेबी। अच्छा, पेनल्टी आपने पे नहीं करी, पेनल्टी अगर आपने पे नहीं करी है, डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर, फेल टू कंप्लाई विद द डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर और डायरेक्शन फॉर रिफंड ऑफ मनी, और F से फेल टू पे द फीस, तो रिकवरी ऑफिसर रिकवरी करेगा, कलेक्टर नहीं, रिकवरी ऑफिसर रिकवरी करेगा। वो क्या कर देगा, अटैच करेगा, सेल करेगा, अटैच एंड सेल पर्सन मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर देखो क्या लिखा हुआ है रिकवरी का, वही पूरा सीन बता के रखा है, अटैच एंड सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी, देखो अब रिकवरी करने की उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी है, और अगर हम बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको अटैच कर देगा, ठीक है, अटैच एंड सेल मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, अटैच एंड सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, अटैच करेगा बैंक को थोड़ा सेल कर सकता, तो मूवेबल, इमूवेबल और बैंक की हमने बात कर ली। अब पर्सन जिसकी प्रॉपर्टीज है उस पर्सन को अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है, और अपॉइंटमेंट करेंगे रिसीवर का फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसा। द रिकवरी ऑफिसर शैल बी इम्पावर्ड टू सीक असिस्टेंस, और उनको अगर मदद चाहिए तो वो लोकल ऑफिसर्स की मदद ले सकते हैं, ठीक है। अब रिकवरी करने से पहले रिकवरी ऑफिसर ऑथराइज बाय सेबी हु ड्रॉ सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग सच अमाउंट, तो रिकवरी ऑफिसर रिकवरी कब करेगा तो उसको सेबी से एक सर्टिफिकेट आएगा स्पेसिफाइंग द अमाउंट, ठीक है, तो हु ड्रॉ सर्टिफिकेट एंड स्पेसिफाइंग द अमाउंट, तो रिकवरी ऑफिसर, ठीक है, ऑथराइज बाय सेबी हु ड्रॉ सर्टिफिकेट, बकायदा सर्टिफिकेट ड्रॉ करेगा, एक हु ड्रॉ सर्टिफिकेट एंड जो है हु ड्रॉ सर्टिफिकेट, और बताएगा कि कितना अमाउंट रिकवरी करने का है, जैसे रेड मूवी में करते हैं कि वो सर्टिफिकेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो सर्टिफिकेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने सर्टिफिकेट ड्रॉ करा, ठीक है,
एंड स्पेसिफाइंग द अमाउंट की कितनी अमाउंट की रिकवरी करनी होगी, सेबी उसको ऑथराइज करेगा। ऐसा नहीं कि चलते फिरते आ गए। तो रिकवरी ऑफिसर शेल बी इम्पावर्ड टू सीक असिस्टेंस, उनको अगर लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का असिस्टेंस चाहिए तो वो असिस्टेंस ले सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है, समझो। ठीक है, क्या बोला है कि रवि फेल टू पे पेनल्टी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने इम्पोज करी थी फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अंडर सेबी। आफ्टर द पेनल्टी बिकम ड्यू, रवि अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर हिज रेसिडेंशियल ऑफिस प्रॉपर्टी। अभी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या क्या करा उसने, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। वो किसको ट्रांसफर करी, सिस्टर को ट्रांसफर कर दी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सिस्टर को ट्रांसफर कर दी। और अभी अपन ने पढ़ा था कि मूवेबल, इमूवेबल और मनी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मनी अटैच हो जाता है। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनी सब अटैच हो जाता है, इस भाई ने क्या किया है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी सिस्टर को। एफडी जो है बैंक को ट्रांसफर कर दी। तो इसने क्या किया कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सिस्टर को ट्रांसफर कर दी। अगर हम देखें, लिखो एक जगह कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसने सिस्टर को ट्रांसफर कर दी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उसने सिस्टर को ट्रांसफर कर दी। और अगर हम बात करें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सिस्टर को ट्रांसफर करने के बाद उसने जो है बैंक का अकाउंट वो माइनर सन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, माइनर सन बॉब मेजर हो गया है। द माइनर सन हैज बिकम मेजर एंड डिपॉजिट कंटिन्यू टू हेल्ड बाय द सन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस वेदर द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एफडी कैन बी अटैच। वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एफडी को अटैच कर सकते हैं क्या, बताओ। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक माइनर सन को दे दिया, अटैच कर सकते क्या। अब देखो, पर्सन फेल हो जाता है तो पेनल्टी इम्पोज करता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एक ड्रॉ करता है सिग्नेचर, एक स्टेटमेंट ड्रॉ करता है, सर्टिफाई करता है, अमाउंट ऑथराइज करवाता है सेबी से। ठीक है, स्पेसिफाई द अमाउंट, सिग्नेचर स्पेसिफाई द अमाउंट एंड प्रोसीड टू रिकवर सच पर्सन फ्रॉम सच पर्सन। ठीक है, फ्रॉम सच पर्सन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट। ठीक है, अटैचमेंट करेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट और अटैच एंड सेल कर देगा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है। फॉर दिस पर्पस अटैचमेंट ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट शेल इंक्लूड ऑल एनी प्रॉपर्टी हेल्ड इन बैंक अकाउंट विच हैज बीन ट्रांसफर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अटैचमेंट में अगर हम देखें शेल इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूडिंग, ठीक है, अटैच करेगा ना, अटैचमेंट इंक्लूडिंग अटैचमेंट इंक्लूड प्रॉपर्टी ट्रांसफर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तुमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है ऑन और आफ्टर, ठीक है, ऑन और आफ्टर, ठीक है, ऑन और आफ्टर ऑर्डर डेट, ठीक है, ऑन और आफ्टर द डेट ऑन विच अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट हैज बीन बिकम ड्यू बाय द पर्सन टू, ठीक है। तो शेल इंक्लूड प्रॉपर्टी हेल्ड और बैंक अकाउंट विच हैज बीन ट्रांसफर कर दी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, when on order date, ठीक, on और after the order date, when amount specified in the certificate has been due, जो अमाउंट है स्पेसिफाई है सर्टिफिकेट में जब ड्यू हो गया है, when the amount specified in the certificate जब ड्यू हो गया है तब से जो है उसके बाद से अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, और आपने स्पाउस माइनर चाइल्ड, अपने वाइफ माइनर चाइल्ड और अपने पोते, स्पाउस, ठीक है, अपने माइनर चाइल्ड और माइनर चाइल्ड के पोते और पोते, ठीक है, माइनर चाइल्ड अगर, चलो अगर पर्सन मेजर हो गया है तो उसके माइनर सन को दे दी, ठीक है, जो भी है। और अगर पर्सन कंटिन्यू टू बी, ठीक है, कंटिन्यू बी द प्रॉपर्टी पोजेसर आफ्टर मेजोरिटी, और वो माइनर चाइल्ड उसको अगर हमने दिया है तो भले वो कंटिन्यू कर रहा हो प्रॉपर्टी आफ्टर मेजोरिटी, जो भी है। अगर अपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको ट्रांसफर करा है, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, चलो मेजर चाइल्ड है, उसकी शादी हो गई है, उसकी वाइफ, सन की वाइफ, और माइनर चाइल्ड ऑफ सन, ठीक है, तो माइनर या मेजर को तो नहीं करेंगे, पर मेजर की शादी हो गई है तो उसके बच्चे तो होंगे माइनर, तो उनको कर देंगे, उसकी वाइफ को कर देंगे, पर इस हराम को मेजर को नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, अगर हम देखें तो अगर हम समझे इसको तो स्पाउस, चाइल्ड, ठीक है, अगर हम चाइल्ड की बात करें तो
माइनर और मेजर, माइनर और मेजर चाइल्ड। और मेजर में भी अगर उसको तो नहीं करेंगे तो उसकी वाइफ से शादी हो गई होगी और इनके माइनर होंगे। तो ये वाला माइनर चाइल्ड है और इनका जो पोता है जो माइनर चाइल्ड है और स्पाउस तो है ही है, इसको कर सकते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है, इसको कर सकते हैं। चलो, एज फार मूवेबल इमूवेबल हेल्ड इन बैंक अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर टू इज माइनर चाइल्ड, सन माइनर चाइल्ड या सन्स माइनर चाइल्ड इशेड इवन आफ्टर द डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी, ठीक है, एज द केस में भी कंटिन्यू टू बी इंक्लूडेड इन द पर्सन्स मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, कंटिन्यू टू बी द पर्सन्स प्रॉपर्टी, ठीक है, पर्सन्स प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने सिस्टर को दी है, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने सिस्टर को ट्रांसफ़र करा है तो वो इधर कवर नहीं है, ठीक है, वो उसकी नहीं मानी जाएगी। सिस्टर को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो इधर नहीं माना जाएगा। और इस तरीके से जो है तुम्हारा ये ओवर होता है, सेबी के क्वेश्चंस भी सारे ख़त्म होते हैं, राइट। ओके, पीडीएफ हमने पढ़ा था, पेनल्टी है, रिफंड डायरेक्टर, डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर, ये सही है, अटैचमेंट सब ऑर्डर करेंगे। इस तरीके से हमने जो है सेबी ओवर करा है। होप सो, चलो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तो आई होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ठीक है, तो हमने सेबी अभी करा है, अब जो है तो इस तरीके से जो है हमने सेबी को ओवर किया, राइट। अब जो है